उस वर्कर के पास एक ऐप है और वो उस ऐप के अंदर मैसेज भेजती है डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाउस मनीला। मैं आपको बताया तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट था वो टीचर आपको पसंद था। हाँ सही है, ये बड़ी वैलिड बात है, बिल्कुल और सही है। जो आपको टीचर पसंद नहीं था उस सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल करते तो आपको उस टीचर को लाइक करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यार ये जीन्स है या जेनेटिक है, बीमारी है, तो जो मैं तो अभी हालांकि मगरिब में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है कि वी आर नॉट स्लेव ऑफ आवर जीन्स। जी बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर की तसल्ली मरीज़ को मार भी सकती है, डॉक्टर की तसल्ली मरीज़ को नई जिंदगी अच्छा, ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी हम लाए दुनिया के अंदर जो है वो हम 1 साल के बच्चे से के साथ 25 थेरेपीज अंडर वन रूफ विद 1:8 डॉक्टर्स के रेशियो पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। एक टाइम तो ऐसा भी था कि हफ्ते में मैं 3 दिन जहाज़ में होता। उन्होंने अपना बिल्ड प्रोग्राम जो है वो बनाया विच इज़ $180 बिलियन विद ज़ीरो लोन। फिर जिसने शिफा देनी है उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बड़ी प्यारी बात है। मैं क्यों कहूँ, बड़ी प्यारी। सर वो स्किल्स के लिए भी पढ़ाई करनी होती है और मैं ज़ाहिर थेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो स्किल्स एंड थेरेपीज डेवलप करता हूँ और फिर पूरी दुनिया को सिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इन्होंने अपना बिज़नेस के हवाले से भी और एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी इन्होंने एक इंतहाई अहम मुकाम हासिल किया। डिप्लोमेट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी हैं और भी ना जाने क्या क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र का इस वक्त मुकाम है कि मैं पिछले को 3-4 पॉडकास्ट में एक के बाद दूसरे ऐसे गेस्ट के साथ बैठ रहा हूँ जिन्होंने माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है। हम तो एक वो छोटे से कुज्जे में बंद हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम जो है उस कुज्जे से हम बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा शेल इतना छोटा है कि हम उस शेल से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। हम यही कहते हैं जी मसले हैं, मसाइल हैं, गवर्नमेंट ने ही कर दिया, बच्चा ये कर रहा है। लेकिन हम में से ही, इस 25 करोड़ आवाम में से ही कुछ ऐसे हीरे नगीने निकले जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सराहे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेज़बानी का भी शुक्रिया। सर बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि मैं जब आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, यूजुअली मैं कोई चीज़ लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरी में अपने सामने जो है वो एक पर्ची रखनी पड़ी। तो पर्ची मैंने डिजिटल रखी है क्योंकि हम डिजिटल के लोग हैं। तो आपके नाम के आगे सर इतना कुछ लगा हुआ है तो अब मुझे समझ नहीं लग रही कि किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया जाए और किसको छोड़ा जाए। तो हम एक काम करते हैं, एक फ़्लो में चलते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है आपके जो कारनामे हैं वो लोगों को ज़रूर पता चलेंगे। सबसे पहले तो जो आपका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ, तो ये डॉक्टर पीएचडी वाले हैं या दूसरे हैं? ये पीएचडी डॉक्टर है। मैंने 2 पीएचडीज किए हैं, ठीक है, और मैं करेंटली पोस्ट डॉक्टरेट पे काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो ये पीएचडी फ़िलासफ़ी के डॉक्टर। सर इतना ज़्यादा पढ़ के क्या करना है? हमारे यहाँ तो आजकल बोला जा रहा है कि पढ़ाई को छोड़ें, स्किल ले ले। तो आप पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं इस उम्र में भी। सर वो स्किल्स के लिए भी पढ़ाई करनी होती है और मैं ज़ाहिर थेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो स्किल्स एंड थेरेपीज डेवलप करता हूँ और फिर पूरी दुनिया को सिखाता हूँ। ठीक है। और ये हज़रत अली करम वजह ने फरमाया था कि इंसान का ज़वाल शुरू होता है जब वो सीखना छोड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। और फिर हमारे यहाँ आपने देखा कि हदीस मुबारक कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, चाहे जीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो महद से लाहद तक, बिल्कुल, यानी माँ के पेट से लेके कब्र तक। इकरा से आगाज़ होने वाला दीन। क्या बात है। तो पढ़ने के लिए तदब्बुर, तफक्कुर, तअक्कुल, पूरा कुरान पाक जो है इस बात की जो है वो आपको इनकरेज करता है। तो पढ़ना जो है वो हमारी अपनी एलिवेशन है, अपनी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पढ़ाने इसलिए शुरू किया क्योंकि इल्म हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया पढ़ाना। कि जब अभी आप कोई काउंटर सवाल पूछेंगे, हो सकता है मुझे उसका जवाब ना आता हो, तो मैं जाऊंगा, सर्च करूंगा, उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो जो सीखने का अमल है वो सिखाने के साथ बड़ा अच्छा अटैच है। ये मैंने अपनी जो भी मेरी 28 साल ज़िंदगी है इस काम की, तो उसमें मैंने ये चीज़ जो है वो सीखी है। बिल्कुल। अब देखिए सर, जब तक आप इस चीज़ के बारे में अपने आप को समझा नहीं लेते ना
कि मुझे भी बहुत कुछ करना है, मुझे भी बहुत चीज़ें सीखनी है, तो वहाँ पे आपका ग्राफ पे डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है ना। हमारे यहाँ तो देखें सबसे जिस तरह आपने कहा ना चीन तक जाना पड़े, तो चीन जाना चाहते हैं बच्चे, लेकिन कमाई के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ट्विस्ट कर दिया ना हम लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने असल में अपनी जो इल्म का हुसूल है उसको हमने सिर्फ मईशत से अटैच कर दिया। बिल्कुल कि बिल्कुल। हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें पैसे कमाने, और जिस तरह घर वालों ने भी अब यहाँ पे महंगे महंगे स्कूलों में डालना इसलिए कि ये ग्रेड्स लाना, कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी जगह चला जाएगा, पैसे ज़्यादा कमा लेगा। बिल्कुल हालांकि ऐसे ही पैसा डेफिनेटली ज़रूरत है, हर हाल में ज़रूरत है, लेकिन पैसा एक कंपोनेंट है। सिर्फ पैसे के लिए जो जीता बाय है, प्रोडक्ट है। हाँ बाय प्रोडक्ट है। जो सिर्फ पैसे के लिए जिएगा वो तो उस पहले तो जो सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, ज़ाहिर है मेरा मेंटल हेल्थ सेंटर है, मतलब पूरे 28 साल हो गए मुझे 4 बरआज़मों में ट्रेनिंग ट्रीटमेंट कराते हुए। बहुत सारे पैसे वाले तो मैंने बहुत ही गरीब देखे। सर ये बातों बातों में ना बड़े लाइटर नोट पे बहुत बड़ी बात कर गए आप। सर मेरे पास, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ब्रदर कि मेरे पास इस तरह के भी लोग आए कि जिन्होंने आके कहा कि डॉक्टर साहब सारे पैसे ले लो, कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि बाकी कितनी दौलत है, मुझे एक रात की नींद चाहिए, क्या बात है, क्या बात मुझे एक वफादार बीवी चाहिए, मुझे एक फर्माबरदार बच्चा चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अरबों खरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते। नहीं मिलती, नहीं तो वो सब मुझे लगता है कि यार तुम कितने गरीब हो, कितने गरीब हो कि दुनिया की दौलत का महल बना के रात को नींद की दवाई खा के भी जाग रहे हो। क्या बात। तो इसका मतलब है कि तुम कितने गरीब हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं इज़राए तफन्नुन कहता हूँ कि जी कौन सी मेडिसिन है जो रूठी हुई बीवी को वापस ला सकती है आपकी नौकरी दिला सकती है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही तो है। पैसे से आप गोली खरीद सकते हैं ना, शिफा नहीं खरीद सकते। पैसे से गोली खरीद सकते हैं, गोली करवा सकते हैं, गोली करा सकते हैं, शिफा नहीं खरीद बिल्कुल ऐसे ही। सर ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारे माशरे के अंदर ना इतना ज़्यादा हमारी वो कहते हैं घुट्टी में डाल दी गई है ये चीज़ें कि हमें ये लगने लग गया है कि यार शायद पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आपने बड़ी प्यारी और बड़ी नफीस बात की कि पैसे वाले भी गरीब है। ठीक है, बहुत गरीब है। अब बहुत सारे ऐसे देखें आपको बिजनेस ओनर्स नजर आएंगे जो रात को बगैर पिल के सो ही नहीं सकते, और एक नहीं दर्जनों पिल्स लेते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही 2 से 3 घंटे की उनको बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देख लीजिए कि इस वक्त भी जो जहनी अमराज हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और या एंटी डिप्रेसेंट खाने वाले लोग, या हर 40 सेकंड के बाद खुदकुशी करने वाले लोग, वो ज़्यादातर आसूदा हाल लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ही है, नहीं दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबली बात कर रहा हूँ कि वो जो आसूदा हाल है वो क्यों खुदकुशी फरमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों आगे जाके इस पे बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा मैं आगाज़ करना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में। कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली आपने? सर कराची का एक इलाका है नाज़िमाबाद, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। ठीक है। तो मैं कराची की गलियों में पलने वाला बच्चा हूँ। किराए की साइकिल चला के बड़ा खुश होता था। मेरी महराज ये थी कि मेरे पास इतने पैसे होंगे मैं किराए की साइकिल चला लूँ। और एक आसूदा मिडिल क्लास फैमिली में से मेरा जो है वो ताल्लुक़ रहा। दिल्ली बिरादरी के थे हम, जहाँ से मेरे पेरेंट्स ने माइग्रेट किया। सही। और दिल्ली से माइग्रेट करके रावलपिंडी से लाहौर, मुल्तान, सक्खर, 50s में कराची पहुँचे। तो इस तरह का मतलब हमारी माइग्रेशन थी हमारे ख़ानदान की। ठीक हो गया। और मेरे, क्योंकि मैं दिल्ली बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, तो ये कारोबारी जहन के लोग होते हैं, तो ये तालीम को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं कि ये काम करें, और तो इसलिए हमारे यहाँ आला तालीम का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था। सही। लेकिन पता नहीं मेरी माँ ने मुझे एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करा दिया जो कि पारसियों का स्कूल था। सही। और वहाँ से फिर मुझे जो मेरी तरबियत हुई, मतलब इस तरह थी कि मैं उस टाइम के ऊपर मेरी जो पॉकेट मनी थी वो 4 आने थी पर डे। अच्छा, ये किस साल की बात है? ये अगर हम इसको स्कूल के टाइम से स्टार्ट करेंगे तो आई वाज बोर्न इन 1968, तो 72-73 की बात है। सही। और हमारे स्कूल के अंदर उर्दू बोलने पे 25 पैसे फ़ाइन था। उर्दू बोलने पे? उर्दू बोलने पे। तो कौन सी लैंग्वेज बोली? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश बोली। आप इंग्लिश बोलिए, उर्दू में आप बात की है आपने, 25 पैसे आपके फ़ाइन लगे। अब हमारी तो टोटल मीरास 25 पैसे की, भाई मीरास तो क्या, मेरे को मेरी औकात 25 पैसे। बिल्कुल। तो वो तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि, और उस 25 पैसे में 30 दिन के ख्वाब जुड़े हुए। ऐसे ही है। और घर में जाहिर है वो एक बड़ी सलीस उर्दू बोली जाती थी, अच्छी उर्दू बोली जाती थी। दिल्ली वाले आपको पता है उर्दू उनकी बड़ी सलीस होती। तो लेकिन वहाँ से जो एक जो मेरी ज़िंदगी का जो अल्लाह तबारक व तआला गनी के रहमत करे मेरी माँ को, कि वहाँ वॉलंटियर्स पढ़ाने आते थे।
ठीक है। तो वॉलंटियर्स जो आते हैं ना, वो जो पैसों पे नहीं पढ़ाता वो बड़ा मुखलिस होता है, पैशन होता है ना, पैशन होता है ना उसका, तो वो पढ़ाने आते थे। ज़ाहिर उस मशीनरी का पर्पज़ ही यही था। तो बस वहाँ से फिर मेरी जो है वो तालीम हुई। मैट्रिक के बाद मेरे घर में ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूँ। सही। तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आने से पहले मैंने उस टाइम पर भी मतलब कम्युनिकेशन की कि मुझे कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए। तो फिर मैं मुल्क से जो है वो चला गया था। तो आई वाज इंटर के रिज़ल्ट आने से पहले आई वाज 15.5 जब मैं पाकिस्तान से जा चुका था। ठीक है, उस पर मैं आता हूँ सर। मुझे थोड़ा सा ज़रा जो है ये अपनी जो फैमिली है, दिल्ली फैमिली, ये 1-2 गेस्ट से पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। मिर्ची वाला है, सुरमा वाला है, दिल्ली फैमिली, ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, ये सारी मेमन्स हैं, राइट? नहीं, मेमन्स नहीं अच्छा, है। ये मेमन नहीं है। ये मेमन नहीं कोई इसमें। देखिए, मेमन एक कम्युनिटी है जो कि गुजरात इंडिया से मोस्टली आए हैं। वो एक मेमन कम्युनिटी है और बड़ी फिलंथ्रोपी में बहुत आगे वो लोग हैं और बड़े अच्छे नफीस लोग हैं। ये दिल्ली वाले हैं जो कि एक्चुअली दिल्ली से हैं, प्योर, जहाँ पे आपकी दिल्ली सेंट्रल मॉस्क है। हाँ, लेकिन ये है प्योर, ये भी बिजनेस कम्युनिटी है, प्योर बिजनेस कम्युनिटी। बिल्कुल सही। सर, इसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये माइंडसेट है, ये बस चलता आ रहा है, पुश्तों से चलता आ रहा है एक बिजनेस का ट्रेंड, तो इस वजह से बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा भी अडॉप्ट कर लेता है, या इसकी कोई एक प्रॉपर, जिस तरह मेमन कम्युनिटी में मुझे पता है कि वो बच्चे को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो 8th-9th में आता है, तो उसको ग्रूम इस तरह से करते हैं कि बाय द टाइम वो अपनी एजुकेशन फिनिश करता है वो रेडी होता है अपनी बिजनेस संभालने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल्ली बरादरी में बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे याद है कि मैं मैट्रिक के अंदर छुट्टियों में मेरे वालिद साहब मुझे कोई तकरीबन 16 घंटे तो काम कराते थे। अच्छा। तो वो प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए मैं ऑब्वियसली मगरिब में मेरी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी है, तो मैं तो चाइल्ड लेबर का जो ये सो कॉल्ड मफरूज़ा है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। क्योंकि वो जो तरबियत होगी, जो बच्चा जो है, बाप जो बच्चे को लेके जाएगा काम पे और वहाँ से जाके उसको जो काम करवाएगा और वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उसके अंदर डालेगा और विजडम ट्रांसफ़र करेगा। मैं बड़े फ़ख्र के साथ मेरी किताब ब्रायन ट्रेसी के साथ लॉन्च हुई जब यूएस के अंदर, अभी मेरे यूके में लॉन्च हुई, अब पाकिस्तान में भी बुक्स मेरी आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने तो बड़े फ़ख्र से जो बताया कि बिज़नेस एक्सट्रैक्ट था, सक्सेस ब्लूप्रिंट बुक का था। तो मैंने तो बताया कि जब दुनिया को मैं बिज़नेस सिखा रहा हूँ, सिलिकॉन वैली में बिज़नेस सिखा रहा हूँ, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये मैंने अपने फादर से सीखा जो कभी स्कूल नहीं गए। राइट। मेरे माँ बाप स्कूल नहीं गए। सही। तो लेकिन विजडम तो मोहताज नहीं है ना। तो वो जो मेरे साथ उन्होंने जाके कारोबार सिखाया और वो जो कारोबार के मुझे उसूल जो है वो सिखाए, वो आज मतलब सक्सेस है जो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो चाइल्ड अब्यूज़ की बात की जाती है या लेबर के अगेंस्ट जो चीज़ें चलती हैं, शायद उस पर इस वजह से बात की जाती है कि देखें, आज अगर डॉक्टर इमरान साहब पढ़े लिखे ना होते और सिर्फ वही एक फार्मूला लेते जो फैमिली से चलता हुआ आ रहा है, बिज़नेस की गुट्टी तो ले लेते आप, लेकिन पढ़े लिखे ना होते या कम पढ़े लिखे होते, तो क्या जो आज आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना एक मयार बनाया है, क्या वो बना पाते? देखिए, मेरी ज़िंदगी हो सकता है माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होती, आज के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती। तालीम की इफादियत से तो मैं कभी इनकार कर ही नहीं सकता। मैं जिस पहलू की तरफ बात कर रहा हूँ कि मगरिब के जो दोहरे मेयार हैं, वहाँ पर जो बच्चा हाई स्कूल के अंदर जो है वो नहीं उनसे संभल पा रहा होता, वो ऐसे करते हैं उसको काम पे भेज देते हैं और काम लोगों को कहते हैं इनको काम पे रख लो, हम आपको पैसे भी देंगे, इनको बस आवर्स के सर्टिफिकेट दे दो ताकि हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे के इसको अब तो निकाल दें, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है वो। तो मैं जिस चाइल्ड लेबर की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे का हर हाल में हक है कि उसको स्कूल भेजें, लेकिन अगर स्कूल के बाद वो काम करता है किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में तो उसको प्लीज़ करने दें। बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं जी ये छोटा है इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक्सट्रीम है ना। हाँ, दोनों एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम ये है कि बच्चे को स्कूल में ही नहीं डालना, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी एक्सट्रीम ये मैं सदके जाऊँ और मेरा बच्चा कम करेगा। ये दोनों एक्सट्रीम जो है ना ये तबाह कर रही है। बिल्कुल वहाँ पे क्या है कि देखें बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे भी जो है मैकडॉनल्ड्स के ऊपर जो है मॉब भी लगाते हैं, बर्गर भी सर्व कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप जनरलाइज करते हैं ना कि जी आपके यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे कहते हैं कि जी आपकी फैक्ट्री के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट, या अगर एक कम उम्र का जो बच्चा जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये कि स्कूल से आने के बाद गलियों में मारा फिरे और उसका इस्तेसाल हो, उससे अच्छा नहीं है कि वो वहाँ पे हो। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये स्कूल चले अगर अर्ली एज से नहीं तो एटलीस्ट 7th 8th से जो है ना ऑनवर्ड आपका ये कम से कम जो है 3 महीने का एक सेशन होना चाहिए बच्चे का, लाजमी होना चाहिए, चाहे उसको स्कूल टाइमिंग के बीच में रख लें। उससे क्या है देखिए जो बच्चे की जो ग्रूमिंग होगी ना, वो जो आपने बात की कि आगे जाके जब वो अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल करियर में आएगा
तो उस वक्त तक पका होगा, बिल्कुल बिल्कुल रेडी सही होगा है, वो मार्केट बिल्कुल को सही सर्व है, करने के बिल्कुल लिए। सही है, तो उसको हम तय- वो हाँ, शेल्टर में ही रखते हैं जी, बच्चा अब हमारा बच्चा काम करेगा, और दूसरी तरफ जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिल्कुल ही नहीं बच्चे को पढ़ा पाते। अब देखिए टैलेंट की अगर बात करें तो अब ख़ास तौर पे जो लेबर तबके में जो टैलेंट है बच्चों के पास, मैकेनिक देख लें, जो भी मतलब जिस भी शोबे में चले जाएं, किस लेवल के स्किल हैं उनके पास। सर यही तो मेरे असल में अलमिया ये है कि अगर हम इंडिविजुअल्स देखते हैं तो हमारे जो लोग हैं उनके अंदर वाकई जो है वो बहुत टैलेंट है, लेकिन ग्रूम नहीं करने का मौका ग्रूम नहीं मिला। होता। आप अगर उनको ग्रूम कर दें तो फिर देखेंगे कितने हीरे जो है वो बनते हैं। सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम लें तो हमारे जितने हीरोज़ हैं स्पोर्ट्स के, अब आपके सामने ऐसे ही है। ठीक है। और भी मतलब मैं जो है वो हम लोग ज्वेलर्स हैं एज अ बिजनेसमैन, और हम जानते हैं कि ऐसा कारीगर ऐसा काम करता है, और स्टडीड ज्वेलरी जिस तरह की जड़ाऊ ज्वेलरी हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे पूरी दुनिया में, वो जिस लेवल की चीज़ बनाता है तो आपका दिल करता है उसके हाथ चूम लें। बिल्कुल ऐसे लेकिन कैसे वही अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, हाँ राइट, वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जहाँ पे आप देखेंगे फिर वैल्यू एडिशन, फिर उसको कितना जो है वो बिल्कुल फ़ायदा ऐसे हो ही है। सकता है। तो ये हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, इनको एंटरप्रेन्योर अभी से नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल। जबकि मैं तो कहता हूँ कि लीडरशिप स्किल्स तो आएंगे ही जब आप उसको इस तरह के मौके फराम करेंगे। एंटरप्रेन्योरल जो माइंडसेट है ना उसको हमने किल कर दिया। सही है। ठीक है, हमने उसको पहली बात तो जन्म लिया ही नहीं था कभी। अगर थोड़ा बहुत कभी कोई उगता भी है पौधा तो उसके ऊपर ऐसे मट्टी डालते हैं, ऐसे ऊपर सीमेंट लगाते हैं कि वो बिल्कुल ही प्लेन हो जाता है। वो जो थोड़ा बहुत करना भी चाहता है वो कहता है यार किस तरह हाँ, मौके ही देखिए नहीं है। आपने जैसे भी माइंड सेट की बात कीजिए ना, अब जैसे हमारे यहाँ माइंड सेट था कि नौकरी नहीं कर सकते, हाँ ये क्लियर है। मैंने लिए उस वक्त अपने फादर को समझाना बड़ा मुश्किल था कि उन्होंने कहा क्या करोगे, तो मैंने कहा जी मैं बैचलर्स करूँगा। वो कितने साल का होता है? मैंने कहा जी इंटर के बाद 4 साल का होता है। फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा जी इसके बाद मैं मास्टर्स करूँगा। वो कितने साल का होता है? मैंने कहा जी वो 2 साल मज़ीद हो गए, तो इसका मतलब तुम जाओगे, तुम 6 साल पढ़ोगे, इतने पैसे खर्च करोगे, फिर वापस आओगे तो फिर क्या कमा लोगे? हाँ ठीक है। अब मैंने उनको कहा अच्छा, उस टाइम के ऊपर आई एम टॉकिंग 1990, वहाँ पे MBA की तनख्वाह 3,000 रुपये थी। सही। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी जो है वो 3,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, मेरे ये 4 आने का सफ़र था, वो मेरा जब मैं इंटर तक पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो वो 100 रुपये पर डे हो चुका था। सही सही। तो उन्होंने कहा कितने मिलेंगे? मैंने कहा जी 3,000 रुपये मिलेंगे। वो तो कह रहे वो तो तुम अभी मिलते हैं। हाँ तो इसके लिए ये कौन सी अकल है कि तुम जाओगे और 6 साल लगाओगे और वापस आओगे और फिर 3,000 रुपये की नौकरी करोगे? तो तुम 3,000 रुपये का वैसे ही रख लो ना MBA। बिल्कुल सही है। करने की क्या जरूरत? हाँ माइंडसेट है ना, देखो ये माइंडसेट है ना, ये इससे माइंडसेट निकलना बड़ा है। मुश्किल ऐसे है। ही हाँ। दूसरी तरफ अभी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्टार्टअप्स को देखता हूँ, इनकरेज करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उनके घर वाले कहते हैं कि जी हमारे तो ख़ानदान में किसी ने कारोबार नहीं किया, तुम कैसे कारोबार करोगे? तुम तो कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी तो नस्लों में किसी ने नहीं किया। अब आप हम तो वैसी नौकरी पेशा है, नौकरी पकड़ लो, गवर्नमेंट की पकड़ लो तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा और इस तरह की पकड़ लो भाई, कम से कम फिक्स तो होगी, कुछ भी होगा आता तो रहेगा, पेंशन होगी या प्रोविडेंट फंड होगा, एंड सो फोर्थ। तो ये बाज़ दफ़ा ये जो आपके जो माइंड सेट्स हैं ये वाकई बहुत सारे टैलेंट को किल कर देते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल जिस तरह ऐसे ही आपने इशारा किया कि हम किल कर देते हैं, वो इन्हीं माइंड सेट्स की वजह से किल कर ऐसे ही देते है। हैं। और देखिए हर चीज़ में फिर वही बात आ जाती है। अब गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखा जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट ली जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो दुनिया के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट निज़ाम में से एक है। इतने मुश्किल टेस्ट में से आपने पास होना है, फिर वो एक नहीं 10-10 टेस्ट हैं आपके। उसके बाद जब बच्चा ड्यूटी पे आ जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को हायर किया जाता है, लेकिन दे ऑलवेज मेक श्योर कि विद इन 3 to 4 years उसको ऐसा रफ्टी करना है हमने कि वो किसी काबिल नहीं रहता। तो फिर हम कहते हैं जी हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, हमारी उसको गलत मशीनरी जगह ऐसी। प्लेस करना हाँ, है। तो बिल्कुल जो गलत कोई जगह स्पार्क प्लेस वाला करना। बच्चा होता हाँ, भी ऐसा है, ही है, ऐसा ही है। उसको वो हो सकता है मेडिकल के बाद CSS करके आया, उन्होंने कहा इसको कस्टमर लगा दो, वो कहता है ये वहाँ क्या करेगा? फिर उसके आगे और मसले मसाइल हैं। फिर अगर वो करना भी चाहता है वो बच्चा अपनी मर्जी से काम, तो फिर उसके आगे ऐसे रोड़े अटकाए जाते ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही वो है। या गिव अप कर देता है या वो कहता है चलो जैसा देश वैसा भेज कर लेते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, ऐसे ऐसे प्रेशर कर दिया जाता तो सब 15.5 साल आप बता रहे हैं कि आपकी एज थी 15.5 व्हेन यू लेफ्ट पाकिस्तान। इस चीज़ पे पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस किया? क्योंकि इस एज में तो जनरली मतलब बच्चे का बाहर जाने का कोई होता ही नहीं है, तो आपने कैसे कन्विंस किया? कन्विंस किया ही नहीं, हो ही नहीं कन्विंस। निकल गए डायरेक्ट ही? वो कन्विंस हुए ही नहीं, उनके समझ ही कुछ नहीं आया। तो फिर अच्छा, उनके लिए सबसे बड़े 2 इंश्योर बड़े मेजर थे। एक तो उस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली मैं आपको बात कर रहा हूँ 85 की, 84-85 उस वक्त एक बड़ा कॉमन ये था कि जो जाएगा वापस
नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहले वो तो आज ये- तक है फायदा में। हाँ, वो जो जाएगा वो वापस हाँ। नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ देहरी बिरादरी में रिश्ते बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये जो जाएगा हम्म, और ये जो बात पक्की है, हम्म, तो और हमारे यहाँ मेरे फादर कहते थे कि बेटा कागज़ का लिखा हुआ गलत हो सकता है, ज़बान गलत नहीं हो सकती। क्या बात है, ये बिजनेस कम्युनिटी में है, बिल्कुल है। कमेटी में कि वो कागज़ को नहीं मानते, लेकिन हाँ, जो ज़बान दी जुबान दी उस पे तो रहना। अब ये था कि उस वक्त में ये था जो जाएगा तो इधर उधर शादी कर लेगा तो मेम फिर ले वापस आएगा। नहीं आएगा ना, तो फिर उसका क्या होगा जो बात हुई हुई है। हाँ, तो ये दो मतलब उनके मेजर फियर्स थे फैमिली के अंदर। और कोई उन्होंने कहा जब कोई गया ही नहीं तो तुम क्यों जाओगे। हाँ, ये भी वही था बिल्कुल कि सही क्योंकि है। कोई नहीं गया तो इसलिए हाँ, आप ठीक है। नहीं जा सकते। तो वो चैलेंजिंग था। और वो इनिशियल टाइम मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। मैंने मतलब चैलेंजेस देखे, फाका भी देखा, सारी मतलब वो जो मतलब मुझे अपनी औकात पता लग गई। मैं घर के अंदर जिस लग्जरी में रहता था वो मुझे पता लग गया कि मुझे अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं उस वक्त चावल को ना गरीब का खाना समझता था। सही सही, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं तो मतलब चिकन चाहिए और फ्राई चाहिए और बॉइल्ड चीज़ें चाहिए और एक egg लग्जरी चाहिए। लाइफस्टाइल मिला हुआ ऐसे था मिला due to हुआ था। तो business। डेली वाले आपको पता है सिवाय खाने के और कुछ सोचते थे ही नहीं। उनका दिमाग भी उनके मैदे से शुरू होता है। हाँ, तो लेकिन इस तरह की मतलब था। तो जब पता लगा कि जनाब रिस्क क्या होता है, और वही गीले चावल के ऊपर नींबू डाल के, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हराम से अल्लाह ने महफूज रखा, तो फिर औकात पता लगी कि यार रिस्क जो है वो क्या चीज़ क्या होती चीज़ है, है क्या और चीज़ इसकी होती है, अहमियत कदर क्या है। अहमियत क्या चीज़ होती है। और कहाँ खाली गए पेट सबसे रहते पहली हैं। दफ़ा? मेरा असल पे मैंने यूएस के अंदर अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में। मेरी I-20 भी जो है वो आ गई थी, फिर एक और उस पर था। लेकिन मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो पार्शल थी। तो फिर मैंने फिर दोबारा क्योंकि डिसिप्लिन देखा। कराची पाकिस्तान में उस टाइम पे BS कंप्यूटर साइंस नहीं होता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस नहीं थी। तो फिर मैंने वो डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया। ओके। तो फिर जो है वो अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च ने कहा कि हमारी कैंपस फिलीपींस में है, अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, वो आपको फुल स्कॉलरशिप भी देगी और वहाँ पे आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो भी सब्सिडाइज हो जाएगी। ठीक है। तो मेरा जो पहला जो समझे मेरी स्टडीज़ शुरू हुई वो अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फिलीपीन से जो है वो शुरू फिलीपीन से। लेकिन सर फिलीपीन तो उस वक्त जब आप गए उस वक्त तो उसके भी हालात मोर और लेस हमारे जैसे ही थे। नहीं, उसकी एजुकेशन का उसका रीज़न ये है कि फ़िलीपीन इज़ द ओनली कंट्री जो कि अमेरिका का ही कॉलोनी बना है। अमेरिका ने कोई किसी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनाया है। वैसे तो उसने सारी दुनिया को जो है वो तंग किया हुआ है, लेकिन एज अ कॉलोनी, एज अ कॉलोनाइजेशन ऑक्यूपेंट, वो सिर्फ उसने फ़िलीपीन को रखा। ठीक है। तो उसका एडवांटेज फ़िलीपीन को ये हुआ कि उन्होंने 100% सिस्टम जो है वो अमेरिका के वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए। इसका मतलब है फ़िलीपीन में 100% एजुकेशन है, फ़िलीपीन के अंदर 100% इंग्लिश स्पीकिंग है, उनके सारे सिस्टम जो है वो अमेरिकन सिस्टम है उनके। तो उसका ये एडवांटेज जो है वो, इसीलिए तो फिर वो कहा कि आपकी स्कॉलरशिप और आपके लिविंग एक्सपेंस जो है वो कम होंगे, आपके लिए होंगे। लेकिन जो एजुकेशन है वो तो अमेरिका ही चलाता था, उन्हीं का सिस्टम चलता था। आज आप देखें वहाँ का कोई ग्रेजुएट जो है वो उसके निकलने से पहले उसकी जॉब है। हाँ, ये तो है। लेकिन अमेरिका का हाथ होने के बावजूद भी उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाया फिलीपीन। अभी पिछले 3-4-5 साल के अंदर डेफिनेटली वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन्होंने अच्छी एक हलचल मचाई है, लेकिन उस लेवल पे जाके शायद इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए बड़े साहब का हाथ होने के बावजूद भी। इसकी क्या वजह लगती है, क्योंकि आप रहे भी हैं बड़ा अरसा वहाँ जी पे? देखिए, एक तो ये है कि शायद हमारे पास, अगर मैं आपको अपडेटेड फिगर्स दूं तो आपको पिछले लास्ट 10 साल से वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। बिल्कुल है। ठीक है, ओवर 7% के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। फिर उनके पास जो है वो इस साल जो है वो दे आर मीडियम एंड अबव कंट्रीज़ के अंदर रैंक कर रहे हैं। उनकी GDP क्रॉस कर चुकी है $4,500 के ऊपर। अब वो लोग जो है वो आ चुके हैं पर कैपिटा के ऊपर। $30 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो अब वो डोनर कंट्री हो गया, नॉट अ रिसीवर कंट्री। क्या बात है। 2016 के अंदर उनकी IT डेवलपमेंट एंड IT एक्सपोर्ट और BPO सर्विसेज एंड ये जो थी वो $4 बिलियन थी। दिस ईयर दे क्लोज $34 बिलियन। 34 बिलियन, राइट? दैट इज़ व्हाट फिलीपीन। तो हमें बहुत सारे उनके फिगर्स नहीं पता। हमारे यहाँ एक CPEC है जो कि ऑलमोस्ट 60 बिलियन का है, जिसमें 90% लोन्स हैं। उन्होंने अपना बिल्ड प्रोग्राम जो है वो बनाया विच इज़ $180 बिलियन विद ज़ीरो लोन। इट्स ओनली जो है ना पार्टनरशिप्स के ऊपर उन्होंने किया है। तो दे आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी। उनके साथ भी कुछ हमारे वाले मामलात हैं कि जो उनका डेमोग्राफिक है उस डेमोग्राफिक के अंदर बहुत इश्यूज़ हैं। ओके। कि अब वो वहाँ पे एक कॉर्नर, ये अमेरिकन
सपोर्ट है, सामने चाइना बैठा है, साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्प्यूट है, इसी तरह जो आसपास के उनके जो टेरिटरीज हैं उसके अंदर डिस्प्यूट्स हैं। फिर उनके लिए एक मेजर ये था कि जैसे हमारा कश्मीर का इशू था, उनके यहाँ सदर्न फिलीपींस जो है उसके अंदर भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी जो लास्ट 70 ईयर्स से इसी तरह लीड कर रही थी, तो उनको भी उन्होंने जो है वो बैलेंस किया। तो जब आपकी इस तरह की डेमोग्राफिक्स हों कि आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आपके इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो फिर वो जो वाली ग्रोथ जो कि आपको साउथ कोरिया में नज़र आई है, क्योंकि उनके पास इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं थी, या आपको मलेशिया में नज़र आई या सिंगापुर में नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यूसली जो है वो ग्रो कर रही है। और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, वो तो अभी भी ज़ीरो मतलब कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैंने मिडल ईस्ट में इनके साथ थोड़ा जो है ना इंट्रैक्शन रहा है मेरा, मैं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ। तो वहाँ पे अब का तो मुझे नहीं पता, 2016 में क्योंकि मैं वापस आ गया था, उस वक्त तक जितनी भी फ्रंट एंड की जॉब्स थी 90% जॉब्स इनके पास थी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये लो वेज पे थे सारे, मतलब किसी अगर फिलिपिनो की 10,000 सैलरी हो गई तो बहुत सैलरी कंसिडर की जाती थी। यूजुअली इनकी ब्रैकेट वही थी 3,000 से लेके 5-7 हज़ार, जो हमारी इंडियन पाकिस्तानी की थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनका देखा जाए एजुकेशन, नो डाउट बहुत अच्छा इनका जो है ना मतलब एजुकेशन का सिस्टम भी है, और ओवरऑल अगर इनसे आप मिलें भी तो आपको पता चलता है कि हाँ एक पढ़े लिखे आप रिसोर्स से मुलाकात हुई है। फॉर लास्ट 5 years जो फिलीपीन गवर्नमेंट ने जो एक पूरी मिनिस्ट्री जो ओवरसीज़, जैसे हमारे भी ओवरसीज़ होती है इसी तरह वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की मिनिस्ट्री है, और अब वो $500 से कम में उनकी कोई लेबर जा ही नहीं सकती। अच्छा, ये गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है? गवर्नमेंट लेवल पे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फिलिपिनो जॉब करने के लिए जा ही नहीं सकता कि अगर उसकी मिनिमम $500 प्लस अलाउंस जो कि $550 बनती है, तो यानी उनका जो डोमेस्टिक वर्कर है, जिसको आप मेड कह सकते हैं, हेल्पर कह सकते हैं, वो स्टार्ट होगा $550 से, अदरवाइज वो मुल्क से नहीं जा सकता, उसको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने ऑब्वियसली लॉ मतलब उसकी वैल्यू एडिशंस काफ़ी की है। फिर उसके बाद जो उनकी नर्सेज हैं, जो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, शेफ्स हैं, कुक्स हैं, वो तो फिर तो स्काई रॉकेट उनकी, फिर उनका इंजीनियर, डॉक्टर्स उनका इंतहाई महंगा है, नर्स उनकी इंतहाई महंगी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अमेरिकन क्वालिफाइड हैं, तो वो अमेरिका उससे उनके आने से पहले अमेरिका ले जाता है, तो वो तो अमेरिका बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त इनकी पे, तो वो उन्होंने वैल्यू एडिशंस की, क्योंकि जब मुल्क का जब मजबूत होता है, देखिए एक कंट्री जब उसका ग्रो कर रहा होता है उसको कहते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले इनको पहुंचाई जाए, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं जी फिर हमारी रियल वैल्यू हमें दे, मतलब आप ना लें। बिल्कुल सही है, नहीं बड़ी अच्छी बात है। देखें ना, इंडिया ने भी ये किया है कि अब जैसा हमारे पाकिस्तान से अगर कोई भी लेबर जाती है मिडल ईस्ट के अंदर, तो बेचारे जाके वहाँ पे जलील होते हैं 1500-2000 दिरहम में, और जो लेके जाता है वो भी उनको ख्वार करता है। अब इंडिया में उन्होंने क्या लॉ पास किया है कि जैसे ही कोई अगर जाना चाहता है मिडल ईस्ट में, तो उसका पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा पहले स्टैंप होगा, फिर वो कंट्री लीव करेगा, तो पहले दिन से ही हील बी ऑन ड्यूटी। हमारे क्या है 2 महीने जाके वहाँ पे रूम में बंद रहते हैं, उसका फिर वो मेडिकल होता है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट, बाकी सारी चीज़ें जब तक मुकम्मल होती हैं वो 2 महीने लग जाते हैं उसको, ठीक है। और वो बेचारा रूम में पड़ा रहे, तो कोई मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। $500 आप कह रहे हैं, वहाँ पे 500 तो छोड़े, हज़ार दिरहम के ऊपर भी हमारी लेबर काम कर रही है। उस पर यही हमारी कमजोरी है ना। हाँ बिल्कुल, एज ए कंट्री भी हमारी कमजोरी है ना, कि हम किस तरह नेगोशिएट कर रहे हैं, किस तरह हम उनको जो है बेच रहे हैं, क्यों रेगुलेट नहीं कर रहे। अब जैसे इवन अब पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को फिलीपीन की कोई जॉब चाहिए, तो हमने सिर्फ 4 एजेंसीज को जो है वो अलाउ किया है, और उनका वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और उसके अलावा आ ही नहीं सकती, बुला ही नहीं सकते, उनको हमने रेगुलेट किया हुआ है। अभी रिसेंटली जो है वो 2 एजेंसीज जो है वो उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पूरे नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा जिनको आप रिमूव कर दीजिए, मिस कमिटमेंट नहीं हो सकती, जो आप मतलब दे आर इन अ पोजीशन के वो ये डिक्टेट कर सकते हैं, या वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं। उन्होंने कहा जी अगर दूसरी ज़रा सी भी वायलेशन होगी दे पुल बैक। क्या बात है, क्या राइट। देखिए ना सर, जब आपने एक विजन होता है ना, विजन के तहत जब आप आगे चलते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी की चीज़ें लेके आते हैं, फिर आप ये नहीं देखते कि अगला क्या सोचेगा क्या नहीं, और फिर लोग आपको बाय भी करते हैं, और लोग आपके पॉइंट को जो आपके जो वर्डिक्ट है उसको लेते हैं डेफिनेटली। ऐसे ही हम अपने नफ्सियात में कहते हैं कि अगर आप अपनी कदर नहीं करते तो दूसरा भी नहीं करेगा, आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो दूसरा भी आपसे प्यार नहीं करेगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ से डॉक्टर साहब डिग्री आपने मुकम्मल करने के बाद बस उसके बाद जो है वो सबसे पहले ही प्रेशर था शादी तो फिर उनको कहा कि जी थोड़ा सा टाइम दे दे, बिकॉज देन आई वेंट टू US, और उसके बाद आई वेंट टू कनाडा। वो 1 साल समझे डेवलपमेंट के अंदर गुजारा, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आया, शादी की,
शादी पाकिस्तान में कर ली हाँ, फिर? पाकिस्तान के अंदर मेरी कज़न से मेरी मतलब मंगनी हुई भी थी। और ये भी अल्लाह का एहसान है कि मेरे बाप बाप ने जो भी मेरे लिए फ़ैसले किए वो मुझसे बेहतर ही किए। माशाल्लाह। तो एक उससे पे इस्तिफादा किया या जी, आगे बढ़े? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी एक जो है वो मेरे लिए बहुत भरपूर साबित क्या हुई। बात है, क्या भरपूर जो है वो साबित हुई। सही। तो उसके बाद तो फिर ये जो पहले तो ज़ाहिर है शुरू में स्ट्रगल ही करते हैं, 18-18 घंटे काम करते थे। बिल्कुल। और जब थोड़ा इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए तो फिर वही जो एजुकेशन का, ये अल्लाह का बस एहसान है कि क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक हमेशा से रहा, तो हमेशा से मैं एजुकेशन में इंगेज रहा, तो कंटिन्यूसली जो है मैं पढ़ता रहा। ये पढ़ने का प्रोसेस आपने जारी रखा? कभी वो ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक नहीं हुआ। तो फिर इसी तरह UK, US, कनाडा, वो एजुकेशन सिस्टम जो है मेरा कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह चलता अच्छा, रहा। हमारा ना एक और भी माइंडसेट है कि हम कहते हैं यार अच्छा जहाँ एक जगह पे सेट हो गए हैं ना, अच्छा अब यहीं पे सारी ज़िंदगी बस गुजार दो। आपने सफ़र बहुत किए, बहुत ठीक है, सफ़र है, फिलिपीन से बहुत US अभी से तो मैंने कनाडा। आपको बताया कि इवन जैसे मेरी जो ट्रेनिंग्स की या ट्रीटमेंट और लेक्चर्स के लिए, तब तो मुझे सोचता हूँ कि कौन सा कंट्री जहाँ मैं नहीं गया, बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट, इसीलिए जो है वो। और फिर उस टाइम तो हम कारोबार को बहुत एक्सपेंड कर रहे थे, तो उस सिलसिले में भी हमारी जो है बेइंतहा ट्रैवलिंग जो है वो होती थी, यूरोप, US, कनाडा, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान। तो एक टाइम तो ऐसा भी था कि हफ्ते में मैं 3 दिन जहाज़ में होता था। अच्छा, तो सर ये पर्सनल लेवल पे कितना डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बस हवा में घूमता रहूं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। देखिए वो अक्ल आते आते टाइम होता है ना कि उस वक्त आपको होता है कि आपने ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि वो मुझे उस वक्त समझ में आई कि मुझे रुकना कब है, ठहरना कब है। ये भी अल्लाह का ही बस एहसान था। और उसका भी एक रीज़न ये था कि हमारे हाँ जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको बहुत सर पे रखते हैं, बहुत सर पे रखते हैं, दिल्ली वाले बहुत सर पे रखते हैं। तो वो मतलब मैं इस हद तक ये जो है वो कि मेरे मामू जो है वो मुझे ईद ही नहीं देते थे, ठीक है, भाइयों को ईद ही नहीं देते। वो कहते लड़कों की ईद ही नहीं होती। सही, मतलब बहनों को मिलती थी, हमें नहीं मिलती। तो उस वक्त मुझे यह होता था काश मैं लड़की होता, कम से कम ईद ही तो जो है वो मिल जाती थी। यानी हम लोग अपने इस तरह अपनी जो है ना बच्चों को सर पे रखते हैं, लड़कियों को ख़ास तौर पर। तो ख्वाहिश ये होती है कि यार जब अल्लाह ताला जो है वो औलाद दे, तो हमारे यहाँ ख्वाहिश होती है कि लड़की दे दे, क्योंकि सब क्रेजी हैं कि बच्ची हो जाए, किसी तरह ना बच्ची हो जाए। अल्लाह ने बेटा दिया, तो उसके बाद फिर 5 साल के बाद जो है वो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी दी। मेरे 2 बच्चे, मेरे एक बेटा एक बेटी, शादी हो गई दोनों की माशाल्लाह। तो वो जब बेटी हुई तो वो मेरा पीक टाइम था, वो कारोबार के उरूज का पीक टाइम था। जो मैंने आपको बताया ना कि मैं हफ्ते में 3 दिन जहाज़ में बैठा हूँ, और हम ज्वेलरी का कारोबार करते थे, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे। 10-15 kg रियल ज्वेलरी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब जो है वो कर रहे हैं। तो मुझे एकदम जहाज़ में बैठ के मुझे जो है वो ख्याल आया कि मैं हिमाकत कर क्या रहा हूँ। सही कि मेरे जितने एक्सपेंस हैं उस ज़माने में कनाडा के अंदर $60-70 हज़ार डॉलर में बहुत अच्छी लाइफ जो है वो गुजर जाती थी। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैं कमा लेता था। सही। तो मैंने कहा कि ये कर मैं क्या रहा हूँ, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए। अल्लाह ने दे दी बेटी और मैं बैठा हूँ जहाज़ में। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी का मैं जो है वो काम करने जा रहा हूँ। सही। उस वक्त फिर हमने कहा कि नहीं, पॉज, अब रुकना है। अब हमारे पास उस क्लिंटन का दौर था, और वो टाइम के ऊपर आपको पता है डॉलर जो है वो कमोडिटी बन गया था, नॉट करेंसी। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो कमोडिटी था वो उस टाइम पे। तो जब हमें ऑर्डर आते थे और वो कहते थे हमें कह रहे ऑर्डर हमने 2 शिपमेंट करनी है, अब आप अगले साल करें। कहते यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी इतनी डिमांड है, पैसे बढ़ा दो। मैंने कहा जी पैसों की तो बात है, हम वैसे भी बहुत महंगा बेचते थे। जिस टाइम पर इंडियन $25 ग्राम बेचते थे, हम $35 ग्राम बेचते थे। ये हमारा हमारे जो कारीगर है ये उसका फ़न था कि वो इतना ज़बरदस्त काम वो करते थे, हैंडमेड और जड़ाव ज्वेलरी का। तो उस वक्त भी जो है मैंने कहा ये प्राइस के हमें करना ही नहीं। क्या बात है? वो ऑब्वियसली आप सोचें कि आपके पास ऑर्डर हो, गोल्ड ज्वेलरी की बात हो रही है, अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं करना। तो वो अल्लाह ने शायद मेरे ख्याल में वो जो ठहराव दिया, वो समझ दी कि ये चक्कर के अंदर ये तो बड़े हो जाएंगे, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, और उस वक्त आप बैठे होंगे कि यार काश मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो अल्लाह का एक एहसान मुझ पे ये भी है कि मतलब मैंने जो फिल्मों में भी बचपन में देखा ना, अल्लाह मैंने वो भी इंजॉय किया। मतलब मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया कि जी स्कूलों में बोर्डिंग पे जा रहे हैं, तो फिर वो कॉलेज में जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के आउट्स के ऊपर जा रहे हैं, आउट्स पिकनिक्स के ऊपर जा रहे हैं, कैंप्स में जा रहे हैं, और आउटसाइड कंट्री जो है वो जा रहे हैं। तो वो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो मेरे ख्यालों में भी आई हो और अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जो है वो ना की हो। तो वो एक ऐसा जो है वो टाइम था कि जहाँ पे मैंने कहनी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा फिर एक और भी आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है।
जब अल्लाह ने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया जी, तो फिर मैंने कहा कि यार ये इतना ये काम वाम करने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसा करता हूँ रिटायर हो जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तकरीबन आज से 20 साल पहले बात सही। है, आई वॉज रिटायरिंग अंडर 35। 35 बिल्कुल सही है। मैंने 35 में ये डिसाइड किया कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ प्रॉपर, सही, तो मेरी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, बहुत अच्छी गुजर जाएगी कि और अच्छी, मतलब मैं अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन ये सारी चीज़ें दे दूँगा। तो मुझे काम करने से मैं ऐसे करता हूँ, रिटायर हो जाता हूँ। ठीक है। अब मैं बैठ के आराम से रिटायर हो गया, वो मैंने डिस्पोज करने शुरू कर दिए। मैं वर्किंग पार्टनर से इन्वेस्टमेंट पार्टनर में शिफ्ट हो गया अपने कारोबार के अंदर, जो भी मेरे काफ़ी कारोबार थे। अच्छा, सबसे पहले जो एक शौक होता है कि यार ऐसा करते हैं और ट्रैवलिंग करनी चाहिए। सही, रिटायर हो गया अब आपके पास, तो अब हमने दबा के रिटायर जो है वो ट्रैवलिंग की। अब ऑब्वियसली कैनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग तो इशू है ही नहीं ना, तो हमने दबा के जो है वो ट्रैवलिंग भी की। तो ये ट्रैवलिंग फैमिली के साथ शुरू कर दी? फैमिली के साथ, वही फैमिली के साथ ही वापस भी आए, वालिदैन को लेके गए, हज भी कराया, उसके बाद बाकी सब जगह घूमते फिरते आके बैठ गए। अच्छा अब क्या करें? अच्छा अब उसके बाद सारा दिन में वही पढ़ाई का काम तो हमेशा से चलते रहता था, ज़्यादा कोर्सेज ले लिए, ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह करा जो है सीखनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर खाली टाइम हो गया। फिर एक चीज़ ये हुई कि जहाँ मैं जिससे मिलने के लिए जाता हूँ तो वो काइंड ऑफ मतलब वो अनवांटेड हो गया। मैं उसे कही तो फारिग आदमी कल भी मिल लेंगे अभी क्या जल्दी है मिल लेंगे, वैल्यू कम हो गई अपनी खुद। अच्छा जिस बिजनेस के अंदर जाता था, अब मैं क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्टनर हूँ तो वहाँ तो एम्प्लॉय भी मुझे मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है। वही जब तक मैं वर्किंग पे था तो वो तो जाहिर है कमांड होती थी, मैं उनको डायरेक्शन देता था। अब मैं जाके अगर बैठा भी हूँ तो वो मैनेजर ही मुझे कह देता था, सर यू आर ऑन माय वे, कैन यू मूव। अच्छा, तो बेइज्जती हो गई ना। अच्छा घर पे जब आपको बैठेंगे तो जंग लग जाएगा। आई थिंक विद इन 3 months अल्लाह ने मुझे अपनी औकात याद दिला दी कि बस वापस आ जाओ, कि वापस अगर आप काम नहीं करोगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो लाइफ के अंदर मज़ा नहीं होगा। और फिर मैं क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ता रहा तो अब तो मैं अब जाके मुझे मतलब चंद साल पहले तक जाके मुझे अभी क्लैरिटी हुई रिलीजन को पढ़ के और मतलब करके इन्फॉर्मेशन को कि जी मुसलमान की तो रिटायरमेंट ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, मुसलमान की तो रिटायरमेंट ही नहीं है, उसको तो आखिरी लम्हे तक एक पर्पसफुल लाइफ ड्यूटी जो है वो गुजारनी है। तो ये तो रिटायरमेंट है ही नहीं, छुट्टी नहीं है हमारे यहाँ। हमें तो कहा जुम्मे की नमाज जैसे ही ख़त्म हो जाए जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, गो बैक टू वर्क। तो हमारे तो छुट्टी नहीं है। तो फिर ये मैंने कौन सा बड़ा मतलब प्लान किया था। तो ये भी अच्छा हुआ कि वो मैंने रिटायरमेंट की बेइज्जती भी बर्दाश्त कर ली अब नहीं उसके ऊपर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि 90% मैं अपनी फाउंडेशन पे जो है वो हूँ, कारोबार से मैं तकरीबन रिटायर हो चुका हूँ। और अल्लाह से बस कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए कारोबार ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस बाकी 10% से भी अगर फारिग कर दे तो फिर मैं सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर अपना 100% टाइम जो है। ठीक है। अच्छा ये जो फाउंडेशन वाला आपका प्रोजेक्ट है सर, ये लाइफ में कौन सी ऐसी स्टेज आती है और कौन सा ऐसा वक्त होता है जब आपको ये लगता है अंदर से कि नहीं यार बहुत हो गया दुनिया के लिए, अब चलें कोई आखिरत के लिए भी कोई थोड़ा सा कदम बढ़ाया जाए? मैं अगर उसको अभी रिकॉल करता हूँ ना, तो एक तो मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी थी और वो ये थी कि पैरासाइकोलॉजी क्या होती है, मेटाफिजिक्स। मैं ग्रेड 5 में मैं था, 5वीं क्लास में मैं था, मेरे फुप्पा की डेथ हो गई। सही। और उनका एक मतलब इस कमरे से कहीं बड़ा एक आधे मत अगर करें तो एक बहुत बड़ा एक स्टील का एक तख्त था। अच्छा। और उसके नीचे पूरा समझा स्टोर था और वो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, वो लैंड करके हमारे घर में आ गया। ठीक है। और उसको उन्होंने एक प्लेस कर दिया। वो ऐसा था उसमें 3 आदमी ऊपर बड़े आराम से सो सकते थे, इतना बड़ा मतलब एक तख्त था स्टील का, स्टेनलेस स्टील का। नीचे उसके पूरे कैबिनेट्स थे। अब जो दरवाज़ा खोला तो उसमें किताबें 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 किताबें। अच्छा मैंने जब इतनी किताबें देखी तो मेरे लिए मतलब जो एक किताबों का मुझे हमेशा शौक़ था, पहले मैं वो आटे जमा करके किताबें ख़रीदता था। अब वो इतनी किताबें मेरे पास जो है वो 5 क्लास में मैं था, मैं क्लास 5 में नसीम एजाजी पढ़ चुका था। अच्छा। मैं रईस अमरोही पढ़ चुका था। क्या बात है। क्योंकि आई वाज हार्डली 9 years old, मैं ये पढ़ चुका था। तो समझ आती थी उस वक्त उनके, मतलब बहुत हद तक जो है वो समझ में जो है वो आती थी। और फिर जब क्यूरियोसिटी होती है तो आप दोबारा भी दोहरा के पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ चुका था। उस ज़माने में आखिरी चट्टान एक टीवी ड्रामा शुरू हुआ तो मेरी बहनें मुझसे आके पूछती थी अब बताओ अगली किस्त में क्या होगा, तुम्हें तो पता था, बताओ अगली। क्योंकि उस बार में मल्टी चैनल थे ही नहीं, एक ही टीवी चैनल था, एक ही आता था। तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी जो है वो इस तरह की जो है वो थी। तो वो जब मैं पढ़ता रहा तो उससे ज़ाहिर एक वो प्यास बनती रही। फिर मुझे मैं मतलब कह भी चुका हूँ कि मैं काला जादू करते हुए हम यहाँ से पिटा 5वीं क्लास के अंदर। मैं काला जादू कर रहा था, छत पे बैठा हुआ। अच्छा। और वो उस पर
अभी 8वीं की किताब में काला जादू क्या हो रहा होगा मेरे और जो मेरे लेवल था आपने जब पढ़ा तो आपने कहा बस इसको अरे try उसमें था करते कि हैं। अंडा कैसे उड़ता है। अच्छा हाँ, और वो फिर बाद में मुझे पता लगा कि हम बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन अम्मी ने देखा काला जादू अंडा और मैं झुका हूँ और स्पंज की चप्पल थी और मेरा कूला था, थड़ अंडा तो नहीं उछला, मैं बहुत उछला मैं बहुत उछला। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ना ये मोमेंट ऐसी होती हो सकता है वहाँ अगर आप ना पकड़े जाते तो शायद थोड़ी और जिद्दत के साथ आगे निकल जाते। नहीं, जिद्दत से तो मैं डेफिनेटली आगे निकला। मेरी किताब जो है रूहानी मुआलिज, अपने रूहानी मुआलिज बनिए बहरे शिफा, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को ये एजाज़ हासिल है कि वो वफाकुल मदारिस और तमाम मकातिब फ़िक्र से अप्रूव्ड हुई है, माशाल्लाह। क्योंकि मैं होलिस्टिक अप्रोच वाला बंदा हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी मेंटल हेल्थ सेंटर मैंने बनाया और माइंड बॉडी एंड सोल की दुनिया बात करती है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाई। तो हमारी होलिस्टिक अप्रोच में माइंड बॉडी एंड सोल के स्टेप्स हैं, ठीक है, और वो होता ही नहीं अगर मैं उसके ऊपर काम ना करता, सोल के ऊपर अगर मैं काम नहीं करता तो वो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो, और मेरे लिए आई थिंक टर्निंग पॉइंट एक ये था कि मेरा भाई जो है वो स्पेशल चाइल्ड था, ठीक है, और वो मुझसे 1 साल बड़ा था, सही, और वो मेरी ज़िंदगी का महवर वो था। मतलब आई एम सो अटैच विद माई ब्रदर एट दैट टाइम, और कि अब वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। तो मतलब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि यार, लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक गुड लुकिंग शख्स हूँ ना, मैं ये नहीं पता हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं एक गुड लुकिंग हूँ, लेकिन मैं मतलब विदाउट किसी मुबालगा के मैं 10% भी नहीं हूँ भाई के कितना खूबसूरत होगा वो जो कहानियों में सुनते थे ना कि आप हाथ रखेंगे तो मैला हो जाएगा, वो था। अच्छा, कितना खूबसूरत होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, हम ज़ाहिर गुनहगार लोग, ख़ताकार लोग, शरारत करने वाले लोग, तो हमारी तो शरारत भी चेहरे पे छलक सकती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कर ही नहीं सकता सीपी चाइल्ड, तो उसकी प्योरिटी क्या होगी, क्या प्योरिटी होगी। तो वो भाई जो है वो फिर मेरे लिए बड़ी जो है वो अट्रैक्शन था, और मेरी बड़ी मतलब अटैचमेंट थी। मेरी माँ वो मतलब लोग जब उसको देख के हंसते थे तो मेरी माँ जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव हो जाती थी, तो वो कहती नहीं बाहर लेके नहीं जाओ, लोग हंसते हैं, और वो मैं उसको बाहर ले जाए बगैर खेलने नहीं देता था। मैं गली में कोई खेलने ही नहीं देता था अगर मेरा भाई जो है वो उसमें शामिल नहीं। अब उस बेचारे को तो नहीं पता था, खाली बैट घुमाता रहता था, तो कुछ बच्चे एतराज़ करते थे। मैंने कहा ये इसकी कब, ये तो इसको तो पता ही नहीं है, तो घुमाया जा रहा है। मैं जब तक घुमा रहा है घुमाता रहेगा, वरना सब उखाड़ दोगे, मैं खेलने भी नहीं दूंगा आपको। मैं इस तरह का मतलब फिर अपने साथ ले जाना, शादी में अपने साथ, मेरे अपनी शादी में मेरे बराबर में जो है वो बैठा हुआ है उसके ऊपर, तो मुझे वो अटैचमेंट थी। और फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाला। मैं तो कंप्यूटर साइंस करने गया था ना, कहाँ से कहाँ जो है वो निकल गया। तो वो मेरे ख्याल में अंदर की एक दबी हुई हमेशा से ख्वाहिश थी कि इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के साथ कैसे जो है वो काम करना चाहिए। और अभी जैसा हमारा अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी हम लाए दुनिया के अंदर जो है वो, हम 1 साल के बच्चे से के साथ 25 थेरेपीज़ अंडर वन रूफ विद 1:8 डॉक्टर्स के रेशियो पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, और उसका बताइए थोड़ा डिटेल में। उसका टाइटल ये है कि वो है डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, ओके, खुद मोहताजी से खुद इन्हिसारी तक। ठीक है, यानी हर वो बच्चा के जिसके हम अर्ली माइलस्टोन्स डिटेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और टूल्स हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर भी रुकता है, अगर हम उसको अर्ली काम करते हैं तो हम उसको माशरे का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि इस तरह के बच्चों के साथ क्या होता है कि वालिदैन जो है उनको ये फिक्र होती है हमारे बाद क्या होगा। ऐसे ही है ना। तो और ये जेन्युइन फिक्र है ज़ाहिर। आप सोचें ना कि इस तरह भी होता है कि उम्र 24 साल है लेकिन जहनी उम्र 3 साल है, तो 2 साल और 3 साल के बच्चे को तो नहीं पता कि कपड़े उतारने नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना। तो वो उसको तो नहीं पता बेचारे को, लेकिन जिस्मानी तौर पर जवान हो चुके हैं। एक लम्हे के लिए सोचें वो बच्ची हो तो वालिदैन कैसे लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आवाज़ें निकाल रहे हैं तो मतलब ऐसे भी एक होता है कि बच्ची के कपड़े के मुंह पे कपड़ा बांध के सुला रहे हैं, क्योंकि आवाज़ें निकलेंगी तो मोहल्ले में क्या होगा और घर में क्या होगा, मतलब टैबू बना दिया ना इस तरह उसके ऊपर। तो वो था कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना है, इनको किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो वो जो प्रोजेक्ट था खुद इन्हिसारी तक लाने के लिए, तो उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। क्योंकि मैंने एक और बड़ी देखा कि जब मेरा भाई जो है वो ज़ाहिर माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच था, और मैं तो चला गया था। जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मेरा भाई आधा घुल चुका था, क्योंकि उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहा था कि वालिद साहब कहाँ गए। ठीक है, और फिर विदिन 6 मंथ मेरी मदर की डेथ हो गई, तो वो फिर मेरा भाई तो मज़ीद घुल गया और बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया। तो मैंने वो दर्द देखा है कि जब आप इनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, तो ये फिर ये बेचारे दुनिया में भी सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो वो इस तरह की मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी था
कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हम उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि ये सर्वाइव कर जाएंगे। एक और दूसरा, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, काम अगर हम उनको ऊपर मेहनत से करें। मैं अभी देखें, ये दुनिया 1985 के अंदर डाउन सिंड्रोम, एक आपको पता है कि क्रोमोसोम की एक बीमारी है जी। उसके अंदर 1985 तक जो उन पे काम नहीं होता था, वो समझते थे कि ये जिएंगे ही नहीं, इनसे कुछ हो भी नहीं सकता, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया करते थे। और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ऑफ दैट नेग्लिजेंस सिर्फ 25 साल रह गई थी। सही। 1985 के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये हर मल्टी टैलेंटेड होता है, अल्लाह ने इनको एक चीज़ नहीं दी है तो बाकी क्या चीज़ें दी होंगी, उन पे काम होना शुरू हो गया। तो अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स तक जो है वो आ चुकी है, और फिर वो बोल सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, नहीं अपने उन चैलेंजेस के साथ भी बड़ा फाल किरदार अदा कर सकते हैं। तो यही एक्चुअली जो है वो मेंटल हेल्थ की ऊपर जो हमारा जो था उसका, मैं समझता हूँ एक रीज़न ये कि वो मुझे कोई ना कोई चीज़ बियॉन्ड क्या होती है उसके ऊपर काम करना। दूसरा ऑब्वियसली मेरे अपना भाई, जिसके जो मेरे अपनी लाइफ के अंदर मेरा पार्ट जो है वो था। और फिर मैं ज़ाहिर जब साइकोलॉजी के अंदर आ गया और ये फील्ड जब आगे चली तो फिर मुझे समझ में आया कि ये तो मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं इस पे जानना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं जितने भी वेस्ट में हम देखते हैं कि इनको एक बहुत ही हाई रैंक किया जाता है और बड़ी इनको माशरे के अंदर जो है ना, हमारे यहाँ तो उसको थोड़ा ज़रा हकारत की निगाह से देखा जाता है, वहाँ पूरी मशीनरी उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, हर बिल्डिंग में उनके लिए फैसिलिटी है, हर हॉस्पिटल में उनके लिए फैसिलिटी है, मॉल्स के अंदर फैसिलिटी है, गाड़ियाँ स्पेशल हैं। तो यहाँ पे हमारे इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब पेरेंट्स को भी इस चीज़ का रियलाइज़ कराया जाता है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई। हालांकि ये रब का निज़ाम है, इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है। तो इसके ऊपर जब आप काम करना शुरू किया आपने पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर, तो क्या मेजर चैलेंजेस आपको आए और उसके ऊपर कितने आप कामयाब हुए उसको थोड़ा ओवरकम करने में? बहुत मुश्किल हुआ एडवोकेसी करना, बहुत मुश्किल हुआ समझाना, डिनाइल में थे कि नहीं है ऐसा। दूसरा, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि देखिए ये स्ट्रगल कर रहा है। खातून जो है, पर्टिकुलरली जो माँ है, वो बेचारी गिल्ट के अंदर है, उसको इतने ताने दिए गए हैं कि तू एक मुकम्मल बच्चा पैदा नहीं कर सकी, और ये कौन सा सही होगा। मैं तो, मेरे पास ऐसे भी मतलब जो है लोग आए कि जो वेल अफोर्डिंग है और दवाइयाँ जो है वो बच्चे को खिलाने नहीं दे रहे, उसको कह रहे इसने कौन सा सही होना है जो तुम उसको दवाई खिला रहे हो। तो ये चैलेंजेस शुरू के अंदर हमारे पास रहे और हमें समझाना, और कुछ फिर हमने अपने बिलीफ सिस्टम्स को पब्लिश किया हुआ है हमारे पूरे सेंटर के अंदर, वो लगे हुए हैं कि ये जन्नत का टिकट है। बेशक ये बच्चे जन्नत का टिकट है। नहीं, जो अपनी मदद आप कर सकते हैं तो आप ज़ाहिर है उनको हेल्प करते हैं, तो आप क्या तीर मारते हैं। लेकिन जो अपनी मदद नहीं कर पाते आप उनकी हेल्प करते हैं। तो मगरिब के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारा इस्लाम आपको मगरिब में मिलता है और बहुत सारा इस्लाम आपको मगरिब में मिलता है। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मुसलमान बहुत मिलता है, इस्लाम काफ़ी कम मिलता है। तो उन लोगों के लिए जो है वो जो केयर है, जो ख्याल है, जो रास्ता देना है। अब देखें वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं तोड़ता, कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना, सब रास्ता दे देते हैं उसको। उनको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि ये किसी ऐसी इमरजेंसी के अंदर है कि इसको रास्ता देना बहुत ज़रूरी है इसको। हालांकि वो यहाँ पे तो 15 हॉर्न बज लेंगे ना, वो नहीं बजाएगा। वो कहेगा इसको कोई ऐसी मजबूरी हुई है कि जिसकी वजह से ये लेन चेंज कर रहा है और स्पीड निकल रहा है, तो इसको रास्ता देना जरूरी है। जस्ट लाइक एन एम्बुलेंस का देखे ना, वो तो मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई वायोलेट भी कर रहा है तो दूसरों के अंडरस्टैंडिंग क्या है, खुशगुमानी क्या है, यार इसके साथ कोई इशू हो गया, इसको टॉलरेंस है, इसको रास्ता देना चाहिए। और हमारे यहाँ तो डेफिनेटली हम इस तरह की कोई चीज़ एम्बुलेंस को भी पीछे से हॉर्न मारते हैं, भाई निकल ले ना, ऐसा ही है। फिर हम जो है वो नहीं मुस्कुरा रहे, वो आते जाते जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात। इसी तरह हम जब बात करते हैं तो वो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ पे कि वो तवज्जो देते हैं। गुड लिसनर्स है। इख्तलाफ हो सकता है आपके ओपिनियन से, लेकिन एटलीस्ट आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ क्या बोल रहे हो, हाँ बताओ, हाँ यार भाई बोल यहाँ रहे, देख वहाँ रहे, या यहाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो मतलब ये आदाब के खिलाफ है ना, ये आदाब के खिलाफ है। तो इस तरह बहुत सारे जो हमारे यहाँ देखिए वही है ना, वो कहते हैं यार वो वाला अच्छा बच्चा होता तो फिर बड़ा होता तो वो कमाता और कमा के फिर हमारा ख्याल रखता। कोई नहीं, मतलब ये साइकिल ही मतलब गलत है। मुझे अपने बच्चे अगर इसलिए मैं पाल रहा हूँ ना कि मैं इनको पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भैया फिर वो रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला, और वो मिलता भी नहीं है। बच्चे आप इसलिए नहीं पालते हैं, आप बच्चे तो आप इसलिए पालते हैं कि आपने खुद चूज़ किया था। बिल्कुल, कि आपको निकाह के रिश्ते में आपने खुद चूज़ किया था, आप उनको दुनिया में लेके आए हैं। लेकिन वो लोग जो वही सोचते हैं कि यार ये बड़े होंगे हमारा सहारा बनेंगे, ये तो सोच ही गलत है। सर इस सोच पे भी मैं इसको कहता हूँ ये गलत नहीं है,
ये सोच सही है, लेकिन इसके पीछे जो आपका शैतानी दिमाग है ना वो गलत चल रहा है। सही। बच्चे को बजाय इसके उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ दें, तो क्यों ना बच्चे पे वो इन्वेस्टमेंट करें कि कल को वो आपसे बड़ा बन जाए और आपसे ज़्यादा काबिल हो जाए। देखिए वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़रूर बड़ा बने, ज़रूर काबिल बने, लेकिन मेरा खर्चा वो उठाएगा, मेरी खिदमत वो करेगा, मेरे बुढ़ापे में वो काम आएगा, ये सोच के मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आप ये सोच के अपने बच्चे पे लगा रहे हैं कि यार एक कल को जो है वो हमें अपने घर पे रख लेगा, कल को हमें अस्पताल ले जाएगा, कल को हमें इतने पैसे दे देगा कि हमारा गुजारा हो जाएगा, कल को हमारी दवाइयाँ लेके आ जाएगा। नहीं जनाब, आखिरी मिनट तक आप अपने, और अगर आपने शादी कर ली है तो मियाँ बीवी एक दूसरे को कहते, मेरा एक बेटा एक बेटी है, दोनों अपने घर के हो गए। तो बेटे को तो जब वो 5वीं क्लास में था तो मैं बच्चे से पूछा था तुम घर कहाँ बनाओगे। मेरी बेगम को भी सोचती थी ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आज से मैं कह रहा हूँ कि बेटा मुझे आपकी ज़रूरत माशी तौर के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ऐसा प्लान ही नहीं कर रहा कि मुझे आपकी कमाई चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें ना, यहाँ पे जो शुरू में हमने बात की कि हमने पैसे को प्रोडक्ट बना दिया, हालांकि ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, उसको हमने बाय प्रोडक्ट बना दिया। होना उल्टा चाहिए कि आपकी एजुकेशन जो है वो प्रोडक्ट होनी चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाना है सर। जब आप नहीं आना काबिल हो जाएंगे ना, बात कही आपने, आ ही जाना आने सर। हमने तो ह्यूमन को भी कैपिटल बना दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे है, ह्यूमन कैपिटल की शॉर्टेज। हाँ, और उतना ही दूर भाग रहा है, बिल्कुल, और उतना ही पैसा हमसे दूर भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। तो इस वजह से देख लें अभी क्या है, मतलब यही इंतशार है, ऐसे ही है। 60s और 70s का पाकिस्तान देखे और आज का पाकिस्तान देखे, बस ये तो ज़ाहिर एक अलमिया है, दुख का लम्हा होता है कि जब अपने मुल्क को आप सिंकिंग होते हुए देखते हैं और वो नौज़ाइंदा मुल्क जो आपके आसपास जो है वो आज़ाद हुए थे, और वो उनकी मतलब अभी हम 2 दिन गुजरावाला में थे और मैं आसियान का पूरा हम डेलीगेशन लेके गुजरावाला लेके गए और हमने सारी वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखाई और सारी चीज़ें बताई। तो आप यकीन मानिए कि जब वो सबकी प्रेजेंटेशन चलती थी तो अगर पाकिस्तान से उसे कंपेयर करें तो बड़ा दुख होता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे आप सोचें वियतनाम $450 अरब एक्सपोर्ट और मैंने आपको फिलीपींस के भी नंबर बताया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये तो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात इस पे की है। देखिए, हम दुनिया के उन चंद ब्लेस्ड ममालिक में से हैं जिसके पास एक तो पॉपुलेशन वाफर है माशाल्लाह, 25 करोड़ लगभग हैं, छोटी नहीं, हजूमी है लेकिन है तो सही ना। बिल्कुल। फिर 35 तक की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 60% से ज़्यादा है। ह्यूज ब्लेसिंग है, ठीक है। इससे भी बड़ी ब्लेसिंग के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे, खास तौर पे आज का जो बच्चा है, चले टूटी फूटी सी जैसी कैसी बोल सकता है, वो इतनी ज़रूर कर सकता है कि अगले को समझा दे, उसकी बात समझ ले। बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम कहाँ लैग कर रहे हैं सर? लीडरशिप, गाइडेंस, कहाँ से, मेंटरशिप कहाँ से लाए लीडर? नहीं, लीडर मतलब मैं लीडर, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, नहीं, मेरा मोहल्ले लेवल की बात कर रहा हूं, मैं घर की बात कर रहा हूं। मैं तो घर की बात कर रहा हूँ। बाप अच्छा लीडर नहीं है, बहैसियत शौहर अच्छा लीडर नहीं है, क्लास के अंदर टीचर अच्छा लीडर नहीं है, ठीक है, इदारे के अंदर जो भी उसकी पोस्ट है उसके नीचे कोई ना कोई तो होगा ना। भाई आपके सबसे लास्ट पोस्ट के नीचे पियोन है ना, तो वो लीडर है ना अपने उस एरिया का। बिल्कुल, वो अच्छा लीडर नहीं है। तो वो जो लीडरशिप है ना सर, उस एहसास जिम्मेदारी, सारी बात ये कि वो तो लेने को तैयार है, वो हर बंदे की डिमांड ही एक है। तो सर फिर भीख मांगते रहे मुल्क जिस तरह मांग रहे सारी दुनिया से कि पैसे दे दो। मैं एक बल्कि इस पे वाकया शेयर करता हूँ सर, आपके पियन से लेके आपके प्राइम मिनिस्टर तक हर एक को एक ही चीज़ चाहिए, वो है ये कुर्सी, ये सीट चाहिए, सीट दे दो फिर मैं कर लूँगा, और जैसे भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए। और जब फिर मिलती है तो फिर कहते नहीं मुझे तो सीट ही गलत दी है, इससे भी ऊपर की चाहिए। सर मैं परसों एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, इंडिया उसका चाइना का एक लड़का है, और ये बात बड़ी मज़ेदार है। लड़का है सर, लिपस्टिक किंग के नाम से मशहूर है। 2 दिन के अंदर उस बंदे ने ई-कॉमर्स के ज़रिए 1.2 बिलियन $US की लिपस्टिक बेच दी एक लड़के ने। औरत ने नहीं, लड़की ने नहीं, लड़के ने। वो करता क्या है, 8 घंटे मुसलसल वो लाइव आता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और डिफरेंट ब्रांड्स की लिपस्टिक अपने होंठों पे अप्लाई करता है और वहाँ से वो बेच रहा है सोशल कॉमर्स के थ्रू। सर 1.2 बिलियन $2 दिन में, और हम 1 बिलियन के लिए 6 महीने जूतों को हाथ लगाते हैं, जाके गोडों को हाथ लगाते हैं। ब्राज़ील जो है वो तो इस्लामी मुल्क नहीं है, ऐसे है ना, $6 अरब की हलाल चिकन एक्सपोर्ट करता है। अब आपने ये जो बात कही है ना, आप अंदाजा करें ना, अब इसमें भी फतवा जाने डॉक्टर साहब कि वो हलाल नहीं है, उनका हलाल, उनके पास मौलवी कहाँ से आ गया ज़िबा करने वाला, ठीक है, और जो है वो हराम पैसे से हलाल हलाल कर रहे हैं, ढूंढते हैं ना। तो हम कीड़े ज़्यादा निकाल रहे हैं चीज़ों में,
आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे ठीक ही। है, और सर यही इसी वजह से ज़ाहिर है हमारे नताइज भी इसी तरह के आ रहे हैं। बेशक ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे आ रहे सर आप एक डिप्लोमेट भी हैं, काफ़ी डिटेल में इस पे बात हुई। अब थोड़ा सा मैं एंड की तरफ जाना चाहूँगा। डिप्लोमेट भी हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वंस अगेन वही जो भी हमने बात की है, कुर्सी का जो नशा है, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को अपने जो विजन है, जो मिशन है आपका, जो टारगेट है आपका, जो फोकस है आपका, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं करते? सर अल्लाह ताला का ये भी एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला जो है वो उसने मुझे ज़मीन के बड़े करीब रखा। सही। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जब थोड़ा सा मुझे प्रोटोकॉल देने की भी कोशिश की जाती है तो मैं जैसे अपना बैग नहीं उठाने देता किसी को। मैं क्यों नहीं, आखिरत में भाई मुझे अपना बोझ उठाना है। आप हालांकि मेरे इतने डाई हार्ड फैन स्टूडेंट्स हैं लेकिन मैं नहीं उठाने देता। मैं कहता यार मुझे आखिरत में अपना बोझ खुद उठाना है। सही। मैं ज़मीन पे इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि ज़मीन में जाने में आसानी हो। देखिए रब ताला चाहता है कि उसकी हर झलक मेरे बंदे में निकले। बेशक वो राज़िक है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो क़व्वाम है, वो बासित है। वो चाहता है कि मेरी हर झलक मेरी इस मखलूक के अंदर मिले जिसको मैंने अपना नाइब बनाया है, जिसको मैंने अपना सेकंड बनाया है, जिसको मैंने रिसालत दी है, नबूवत दी है, राइट। और वो मखलूक के आगे, मखलूक़ात के आगे उसको प्रेजेंट करता है कि देखो ये है मेरी झलक। तो ये रब ताला चाहता है कि रब की जो सिफ़ात हैं वो मेरे अंदर छलकें सिवाय गुरूर के। क्या बात है, क्या बात सिवाय ये वाली चीज़ है जो नहीं पसंद रब को। बस रब ने, क्योंकि इस पे तो गिरता है ना। देखिए मैं किसी एग्जाम्पल से आपको कहता हूँ, इसलिए मैं कांपता हूँ कि अल्लाह मुझे जो है वो शैतानी ख्याल ही ना लेके आए कि मैं किसी से बेहतर हूँ। ये रब ताला ने कायनात बनाई, मुसख्खर कर दी मेरे लिए। ऐसे ही है, इस ज़मीन से सब कुछ निकलता है जो मेरा सर्वाइवल है। यानी जो चांद पे गया, जो मार्स पे पहुंच गया, उसका रॉ मटेरियल इस ज़मीन से निकलता है। मैं जो भी इस्तेमाल करता हूँ उसका रॉ मटेरियल कहाँ से निकलता है? इस ज़मीन से निकलता है। ऐसे ही है ना। और ये ज़मीन रब ने कहाँ रखी है? मेरे पाँव के नीचे। पाँव के नीचे। लेकिन सिर्फ ये कहा था कि अखड़ के नहीं चलना, गिर जाओगे और यहाँ भी दलील हो जाओगे, वहाँ भी रुसवा हो जाओगे। अखड़ के मत चलना। उस सारा निज़ाम जो चलेगा, जो पूरी कायनात मेरे अंदर मुस्तक़र की है, उसने वो सब कुछ मेरी ज़मीन, मेरे पैरों के नीचे रखी है। पैरों के नीचे रख दिया और लिख के कहा कि ये तेरा मकाम है कि कायनात तेरे पैरों के नीचे रख दी है, अपने मकाम को पहचान। लेकिन अगर अकड़ के चला तो फिर पहचान मिटा दूंगा, तो फिर तू ज़लील और रुस्वा हो जाएगा, तो गिर जाएगा। यहाँ पे भी गिर जाएगा, वहाँ पर भी जो है वो गिर जाएगा। तो ये शायद वो माँ बाप की जो है वो हलाल रिज़्क और माँ बाप की वो जो तवज्जो थी कि ये रासिख इतनी हो गई कि यार अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई अकड़ आ गई तो वो गिरेगा। बहुत अच्छी बात है, वो गिरेगा कि फिर जो है वो नहीं उठा सकेगा कोई भी। तो बस इसलिए बस शायद है कि थोड़ा सा खौफ खुदा आ जाता है, वैसे ख़ताकार गुनहगार। लेकिन इस पे ना थोड़ा सा बहुत प्यारी आपने बात की, होना भी ऐसे ही चाहिए। जब अल्लाह आपको कोई पोजीशन देता है तो आपको ज़िम्मेदारी भी देता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इन सारी जो आपने बातें की इसके बिल्कुल एंटी है। तो उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऑब्वियसली अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे रखा है। मेरी गाड़ी के ऊपर झंडा लगा होता है, लाल नंबर प्लेट पे मैं ज़ाहिर है मैं घूमता हूँ। सिक्योरिटी मेरे साथ चलती है क्योंकि ज़ाहिर है मैं डिप्लोमेट हूँ, तो मुझे अपनी सिक्योरिटी मैंने गवर्नमेंट से नहीं ली थी, मैंने वापस कर दी। मुझे पुलिस नहीं चाहिए, मैं अपनी तनख्वाह के ऊपर अपना सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ क्योंकि कराची में आपको पता है कि ऐसे हालात सिक्योरिटी का ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ये बात पता है कि मुझे अगर कोई मेरी गाड़ी से इज़्ज़त दे रहा है, मेरे झंडे से इज़्ज़त दे रहा है, मेरे डिज़ाइनर सूट से इज़्ज़त दे रहा है, मेरी घड़ी से इज़्ज़त दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अंदर से खाली हूँ। बिल्कुल सही। तभी तो मुझे इसका सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी है ना। सही है। विजय इसको है ना, मैं अक्सर एग्जाम्पल ये देता हूँ कि जी अब्दुल सत्तार ईदी कौन सा ब्रांड पहनते थे लेकिन दुनिया के बड़े ब्रांडों में एक ब्रांड है खुद। ऐसा ही है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जी अगर वो फेक रिलेशन है, एक सेकंड में हज़ार, हम तो बस खुद ज़ाहिर नफ्सियात के तालिब इल्म हैं, बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा जानना भी अच्छा नहीं होता, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो अगर कोई मेरे इस वजह से मेरी इज़्ज़त कर रहा है तो मुझे पता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरी अगर वाकई बात काम की है और इस वजह से अगर मेरी इज़्ज़त हो रही है तो इसका मतलब मैं अंदर से भरा हुआ हूँ। तो अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि मैं अंदर से बहुत भरा हुआ हूँ। बाकी जो चीज़ें वो अल्लाह की नेमतों की भरमार है मुझ पर। माशाल्लाह, ये अल्लाह की नेमतों की मुझ पे भरमार है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर उस नेमत से नवाजा हुआ है जो इंसान सोच सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला वो अता करता है। बेशक। तो वो जो इस तरह आपने कहा कि जी लोग इम्प्रेस नहीं होते तो ना हो,
मैं जब उस मकाम पे हूँ कि अल्लाह ने अपने और मेरे बीच में नहीं रखा, तो मैं अपने उस मकाम से नीचे गिर के बंदे को क्यों खुश करूँ? बिल्कुल सही। लेकिन सर सम टाइम आपके ऊपर दुनियावी प्रेशर भी तो आता है ना, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप हैं, बल्कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए भी कि इस वक्त कहाँ पे हैं डिप्लोमेट, और वो किस पोजीशन पे हैं, और जब आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उसके जब आप एक डिप्लोमेट कहीं बन के जाते हैं या होते हैं, तो आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, फिर आपकी जो गवर्नमेंट का ऊपर नीचे होना इसका प्रेशर, फिर बड़े लोगों की कॉल्स का प्रेशर, इसको किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए ये डेफिनेटली प्रेशर्स तो आते हैं, और मेरे पास वाले प्रेशर्स भी आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट 4 महीने का है, तो बहुत कहाँ से नहीं आते होंगे, और कुछ बहुत सारे इदारों के साथ हम मुंसलिक हैं। मैं ज़ाहिर है इस मुल्क की सरहदी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में कलम है, असला नहीं है, लेकिन नज़रियाती हिफाजत तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ भी ज़ाहिर है मैं मुंसलिक हूँ। तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक प्रेस कोई नहीं कर सका, सही प्रेशराइज नहीं कर सकता। आता है प्रेशर, लेकिन प्रेशर तो आता है, प्रेशर तो आता तो है। किस तरह हैंडल करते हैं उस पर? ये मैं इस वजह से सर इस पर थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये प्रेशर लाजमी नहीं, आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि एक ज़ाहिर है साइकी के भी आप बड़े माहिर हैं, तो एक नॉर्मल बंदा, एक घर में भी प्रेशर आता है, एक छोटी सी कंपनी में भी आता है, आपको एक मोहल्ले में प्रेशर आता है, उस हवाले से बता दें कि जब आप पे एक बड़े लेवल का प्रेशर आता है, किस तरह मैनेज किया जाता है, उसमें किस तरह से आप अपने आप को कंपोज करते हैं? मेरे पास 2 बार ऐसा प्रेशर आ चुका है कि मुझे सेनेटर हर हाल में बनना है। ठीक है। और मैंने कहा कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अब जो खिदमत के लिए जज्बे के लिए तहत यहाँ पे आया हूँ, ये उसके लिए मेरे लिए मसाइल पैदा करेगा। सही। और कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिनके लिए ऑब्वियसली फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर आप जो है वो रब ताला से कहते हैं कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं नहीं जाना चाहता इस तरह के रास्ते के ऊपर, तो मेरी हिफाजत फरमा। अब ये प्रेशर जो है, आप सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इतने हमले हुए और वो किसी सूरत वो ख़वातीन मानने के लिए तैयार नहीं थी, और आपने बार बार उनको जो है वो इतना मतलब इंगेज कर लिया था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, कहीं मैं गुनहगार ना हो जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वही हम ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर जब आपकी बहैसियत इंसान या आपके इन्वायरमेंट के अंदर बस हो जाती है, तो उसके अंदर फिर देखा अल्लाह तबारक व तआला का इतना एहसान अजीम है कि मुझे डिप्लोमेट बनाया, कि मुझे डिप्लोमेसी आ गई। क्या बात है। देखिए ना, पहले मैं बड़ा जोशीला किस्म का ज़ाहिर लड़का होता था, तो वो जोश के अंदर आप ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। अच्छा, शुरू के अंदर मैं बड़ा वोकल था, मैंने बड़ा काम किया है और बड़े मुझे थ्रेट्स मिले हैं, बहुत ऐसे काम किया। मैंने काम करना शुरू किया कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ग्लोबली, मुझे थ्रेट मिले कि ऑब्वियसली क्योंकि दुनिया किसी और तरफ जा रही थी। मैंने यहाँ पे जब ये मीडिया के ऊपर एक्सपोज करना शुरू किया, ये जाली पीरों को, बाबाओं को, रंग वालों को, हाजिरी वालों की जिदात, फॉर श्योर मैंने ऑब्वियसली मुझे जो है वो थ्रेट्स आए। तो अब मुझे एक बात समझ में आई कि यार मेरा मकसद जो है वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे टाइम होगा तो मैं दुनिया में बताता रहूँगा कि मैं किस तरह, तो मैं एविडेंस बेस्ड तौहीद को दुनिया में पेश करना चाहता हूँ। सही। मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हल को एज इस्लाम एविडेंस बेस्ड पेश करना चाहता हूँ कि जी मेरी बात सुने एज अ नॉन मुस्लिम, ठीक है, फेथ बेस्ड नहीं, एविडेंस बेस्ड। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं जो है वो काम कर रहा हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे काम है कि अगर हम उसको दुनिया में ले जाएं, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में ले जाएं और वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो उसका एक बड़ा असर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो उस तरह के कामों के लिए फिर ये होता है कि फिर इंसान को जोश से काम नहीं करना चाहिए, डिप्लोमेसी से काम। मतलब मुझे क्या शौक है कि मखा में जाके कत्ल हो जाऊँ, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे वाइप आउट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो फिर वो डिप्लोमेसी जो है वहाँ पे आपको काम आती है कि भाई आप किस तरह किनारे से निकल लें, इल्यूजन ऑफ जो है वो अफर्मेशन देते रहें, और लेकिन आप करें ना, काम भी हो जाए और बच भी लेकिन जाए। प्रेशर, किसके पास प्रेशर नहीं, आप सोच नहीं सकते। मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लोगों को डील कर चुका हूँ, ऑब्वियसली एज ए क्लाइंट मेरे पास जो है वो आते रहे। कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं है, चाहे वो पावरफुल मुल्क का पावरफुल वजीर आज़म या सदर हो, जिसके ऊपर प्रेशर जो है वो ना हो। डेफिनेटली जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है। आता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम भी किया, ठीक है, उनकी साइकी को भी समझा, फिर उनकी प्रॉब्लम्स का हल भी निकाला आपने। तो सर इस तरह से जब आप एक बड़े शख्स के साथ, ये बल्कि आरिफ अनीस साहब मेरे साथ बैठे थे 2-3 पॉडकास्ट पहले, उनसे भी मैंने पूछा ये बात, वो भी यही काम करते हैं कि जब आप एक बड़े शख्स के साथ बैठे हैं जिसका दुनियावी हिसाब से रुतबा बहुत ऊंचा है, और आप जब उनको कंसल्ट करने जाते हैं या उनको कोच करने जाते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने जाते हैं, आपकी तैयारी किस तरह होती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस बंदे का जो माइंड है
जो उसका फ्रेम हुआ हुआ चीज़ें, क्योंकि वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना, इतने बड़े रुतबे पे वो तो कहता है भाई मैं अकले कुल हूँ। ये बहुत सारे बड़े लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो उस लेवल के बंदे के साथ किस तरह से उसको मेल्ट करते हैं, किस तरह से उनका जो दिमागी जो उस वक्त प्रॉब्लम चल रही है उसको पढ़ के फिर उसको सोल्यूशन देते हैं? देखिए सवाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी लाइफ में के अंदर मैं तो चल के कहीं नहीं गया। मैं जो है वो प्राइवेसी और सीक्रेसी की वजह से चल के जाने के लिए तैयार हूँ कि इस एनवायरनमेंट में सेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ तो ये नहीं है कि जी मैं चल के जो है वो जाऊँगा। आपको ज़रूरत है, मेरा एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत आपको ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं बाय फोर्स तो उठा के नहीं ले जा सकते मुझे। ये मेरे पर हो चुकी है ये कहानी, और बाद में वो शर्मिंदे ही हुए। बाय फोर्स नहीं ले जा सकते मुझे। ऑब्वियसली एक तो मुझे बड़ी प्रोटेक्शन है, मैं ऑब्वियसली एक ब्लू पासपोर्ट होल्डर हूँ। मतलब वीगो डाला नहीं आता आपके पास? नहीं, आ भी जाएगा तो ले जा नहीं सकता। मैं प्रोटेक्टेड हूँ ना, मैंने कहा ना ब्लू पासपोर्ट होल्डर हूँ, डिप्लोमेट, आप मुझे नहीं उठा सकते ना, मुझे इम्यूनिटी हासिल है। वो नहीं करा सकते आप मुझसे जबरदस्ती। सर ये आप जो है ना पूरे 25 करोड़ आप छेड़ के जा रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। तो दूसरा ये कि ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, अगर ले भी जाएंगे तो ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करा सकते। और ये अल्लाह का एहसान है, मैंने कहा ना अल्लाह ने इस मकाम पे रखा कि अपने और मेरे बीच में किसी को नहीं रखा। दूसरी चीज़ ये कि मेरे सामने यकीन माने सिर्फ एक शख्स है और जो कि किसी इशू है और मुझे उसका इशू हल करना है। सही। वो मेरे सामने वो किसी भी गरीब आबादी की झोपड़पट्टी का शख्स हो या वो किसी का सदर वज़ीर आज़म हो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, आपने एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पर इट्स अ ह्यूमन बीइंग, टोटली ह्यूमन बीइंग। अल्लाह का ये भी बड़ा एहसान है, मैं कभी किसी दुनिया में किसी शख्स से मुतासिर नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मैं कामों से बहुत मुतासिर हूँ, शख्सियत से नहीं है। शख्सियत परस्ती मेरे लिए बुत परस्ती। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं काम से मैं बहुत मुतासिर हूँ। उनमें कराम के मैं बेइंतहा एहतराम करता हूँ, बेइंतहा एहतराम करता हूँ। बहुत सारी बातों के अंदर मैं उनसे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। और ये मैंने जैसे आपको कहा कि जो मेरी किताब बहर शिफा, ये अपने रूहानी मौलिज खुद बनी है, वाहिद किताब है जो वफाकुल मदारिस और तमाम मकातिब फ़िक्र से अप्रूव्ड है। मैं मदारिस की बड़े बड़े मदारिस की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी के स्पीकर होता हूँ और बिल्कुल इसी हुलिये में जाता हूँ, बिल्कुल इसी हुलिये में जाता हूँ उसके ऊपर। वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लोगों ने मेहनत की है तो मेरे पास दीन पहुँचा है। उनके ओपिनियंस हो सकते हैं जिसके ऊपर मैं इख्तलाफ का हक रखता हूँ और मैं उनके सामने पेश भी करता हूँ सीखने के लिए कि सर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है और मेरा रीज़न ये है, मेरा रीज़न ये है। तो इसी तरह भाई आप अपने सदर होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे या फोर्सेस के कोई बड़े से बड़ी चीज़ होंगे, हम एक इंसानी वजूद रखते हैं, जज्बाती वजूद रखते हैं, बशर है, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। ऐसे ही है। आपको प्रॉब्लम आई है और आपने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा है, आप मेरे सामने जो है वो आए हैं, तो ना मैं मतलब आपसे कोई इम्प्रेस हूँ और ना आपको मुझसे इम्प्रेस होना चाहिए। ठीक है। आपका काम सिर्फ ये कि यार आपका मसला हल हो गया या नहीं हो गया। तो मेरे लिए मैंने कहा ना मेरा क्राइटेरिया सिर्फ इंसान है। मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं ये पूछूं कि आपका मज़हब क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आप किस कलर के हैं। लेकिन वो मैं रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और वो सारे आलम के लिए रब है और वो सारे आलम की रहमत है। मैं कौन सा हो सकता हूँ कि जी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा ओपिनियन क्या है? एक डॉक्टर को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको ओपिनियन क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके और सारे लोगों के खून का रंग अलग तो नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्यों मतलब ये तो ये जो सर सर्विस देते हैं आप, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देते हैं, ये भी आपकी वो एनजीओ के अंडर ही आती है? मैं ऑब्वियसली मेरे पास माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है जो हमारी काम कर रही है। 4 फ्लोर्स के ऊपर हमारा मेंटल हेल्थ सेंटर है। कंटिन्यूसली हम अपनी टीम ट्रेन भी करते रहते हैं और उसी टीम के एज अ वन थेरेपिस्ट मैं पार्ट हूँ। ठीक है, कि जिस तरह वो उनके साथ सेशंस होते हैं, मैं ऑब्वियसली मेरे साथ भी सेशंस होते हैं। हम प्रोग्राम्स को रिव्यू करते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और इस तरह जो है वो हम जो है वो काम करते हैं। जिस तरह मैं सारी दुनिया में ट्रेनिंग करा रहा हूँ, इस तरह मेरे बच्चे भी जाके ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। तो इस तरह जो है अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे सेंटर में पेशेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली जो है वो देखे जा रहे हैं। तो ये इससे होल टीम वर्क। ठीक है सर, इस पे थोड़ा सा मैं SOPs पे आपके जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा सेटअप माशाल्लाह आपने बनाया और ख़ुद की आपकी बीइंग चेयरमैन या CEO ऑफ द सेटअप, आप ख़ुद तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो आपने क्या SOPs इतने स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिए हैं कि आपका सिस्टम आपके एब्सेंस के अंदर भी उतना ही एफिशिएंट चलता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया ना कि ये सिस्टम डिपेंडेंट है, ये पर्सन डिपेंडेंट नहीं है। सही।
और ये कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम के ऊपर है। हमारा पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी तमाम ज़हनी सेहत के शोबेजात के एक छत के नीचे बैठे हैं। क्या बात यानी न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एवरीबडी अंडर वन रूफ। तो हम तशखीस से लेके और इलाज तक सारी एक टीम काम करती है। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में जाती है जो मैं अपने फ़ोन से खोल सकता हूँ। अच्छा। और इवन हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो ग्लोबल हमें सपोर्ट हासिल है कि जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहिए तो हमें उनको सिर्फ एक MR नंबर भेजते हैं, वो सिस्टम में लॉग इन करते हैं और बताते हैं कि हमने ये किया है, अब आपका ओपिनियन जो है वो हमें चाहिए। तो जब आप सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं तो उस सिस्टम के अंदर फिर जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ एक अभी लास्ट ईयर एक ऐसा वाक़या हुआ था कि भेजा अल्लाह ने दोबारा जो है वो ज़िंदगी दी। 2 बार अल्लाह मैंने मुझे अपने पास बुला के और फिर वापस भेज दिया कि शायद मैं कम काम कर रहा था, मुझे अच्छा काम करवाना है, ज़्यादा जो है वो काम कर रहा था। तो उसके अंदर जो है मैं तो 3 महीने तकरीबन जो है वो मतलब उस पर था अपनी उस तकलीफ़ में, लेकिन सेंटर तो चल रहा था मेरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, चल रहा था। ठीक हो गया। लास्ट में किस कंट्री में इस वक्त आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज ए डिप्लोमेट? देखिए हम फ़िलीपींस जो है वो फ़िलीपींस का मैं कॉन्सल जनरल हूँ और सिंध और बलूचिस्तान जो है वो मेरी कॉन्सलर सर्विस का ज्यूरिसडिक्शन है। और इकोनॉमिक जो है जो हमारा इकोनॉमिक डिवीज़न है फ़िलीपींस का वो पूरे पाकिस्तान का एज अ पेट्रन जो है मैं उसको जो है वो देखता हूँ। सर हम फ़िलीपींस के नेशनल को आप यहाँ पे कुछ हाथ लगा दें, आप देखें हम कैसे लड़ जाएंगे। कुछ फ़िलीपीन जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स यहाँ पे थी और बहुत बड़े जगहों पे थी और उन्होंने कहा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है, हम ढिमाका हैं। हमने कहा जी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और आप सिर्फ उसको वहाँ बिठा दें, और ये कॉन्सुलेट की गाड़ी मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है, आप इसको। उन्होंने कहा हम ये हैं, वो। मैंने कहा मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और आप हमारे सिटीज़न को हमारे हवाले कर दें। क्या बात है। आप कैद नहीं रख सकते उसको, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। आपने इससे जो काम करवाया है ये बाउंड नहीं है संडे को काम करेगी, इसने आपके लिए फेवर की थी, लिहाजा आप इसको ऑफ देना है। अगर आप उसको नहीं दे रहे, बाहर गाड़ी खड़ी है और आप इसको इसमें बिठा दें। क्या बात है। अगर आप ये गाड़ी आपने नहीं भेजी तो अगली FIA की गाड़ी खड़ी होगी और आप हफ्से भेजा में हमारे सिटीज़न को नहीं रख सकते किसी भी सूरत। मतलब इस लेवल तक कंट्रोल है। हाँ, इस लेवल लड़ जाते हैं सर। अच्छा। अपने वर्कर के लिए लड़ जाते हैं। क्या बात है। आप हमारे वर्कर को जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं उसके बियॉन्ड अगर आप कोई चीज़ करेंगे वो हम करने नहीं देंगे। और इधर हमारे यहाँ ना तो हमारे तो उस बेचारे को कोई सुनवाई नहीं है ना, बेचारे का हमारे कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये डंडा हमारे ऊपर इतना टाइट क्यों है? उसके पास एक ऐप है, उस वर्कर के पास एक ऐप है और वो उस ऐप के अंदर मैसेज भेजती है डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाउस मनीला। माय गुडनेस। जिसके ऊपर एक पूरा सेंटर बैठा है प्रेसिडेंट हाउस का कि अगर ये कॉल वहाँ गई और ये मैसेज वहाँ पे गया तो इमीडिएट जो है वो कहानी चलती है, वो सीधी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट वर्कर, एम्बेसडर और हम कॉन्सल जनरल कि अभी ऐप के अंदर डालो कि इस रिजॉल्व कैसे किया, अभी डालो अभी। अच्छा। वो इतना एम्पावर्ड है कि आप सोचिए कि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाउस से उसका वर्कर, उसका डोमेस्टिक वर्कर प्रेसिडेंट हाउस के साथ उसका एक्सेस है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सब सुन के। हमारे यहाँ तो एक वो बना था, वज़ीर आज़म पोर्टल बना था, पता नहीं किधर है। अच्छा चला था, हालांकि उसमें बहुत अच्छी बड़े सारा कुछ इश्यूज रिजॉल्व, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं करेंगे उस पर, मैंने आपको कहा ना कि हम लोग अपने सिटीजन के लिए लड़ जाएंगे। क्या बात है, हम अपने सिटीजन के लिए जो है वो लड़ जाएंगे। हालांकि वो भी कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है। देखिए सर, सवाल ये है कि वो हम कन्विंस्ड हैं कि ये 30 अरब डॉलर से लेके 40 अरब डॉलर भेजते हैं, जो कि मुल्क की मईशत का एक बड़ा पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मुल्क को संभालते हैं, तो वो अपना घर छोड़ के बाहर काम करते हैं, अपने घर बार को छोड़ते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, पैसा भेजते हैं, उस मुल्क, उसके पैसे से मुल्क चलता है, तो वो इंतहाई काबिल इज्जत है। बेशक ऐसी है। तो अगर हम उनको इज्जत नहीं देंगे और उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए जो है वो क्यों जान मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। हम तो उस कंट्री को इस तरह देखते हैं। बिल्कुल ऐसी। अब पाकिस्तान में देख लें कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं या भेजना चाहते हैं या कंट्री के अंदर बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 60-70% बेचारों के साथ तो फ्रॉड ही होता है एंड पे। ठीक है, अब ये अलमिया है ना। मैं आपको यही बात कहूँगा ना कि हमारा मुखलिस पाकिस्तानी जो बाकी मुल्क के लिए उसका दिल धड़कता है और वो आप चाहता है कि मुल्क जो है वो मजबूत हो जाए,
तो वो उसको नहीं काम करने देते। ऐसे ही सर हमारे बिल्कुल यहाँ से ऐसे जो डॉक्टर भागे थे इसलिए तो चुन चुन के हाँ। मारना शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली हुकूमत तो नहीं मार रही थी, हाँ। लेकिन जो भी अनासिर थे उसके ऊपर इतना सख्त एक्शन हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है प्रोटेक्शन ना? तो गवर्नमेंट ने देनी है ना, ऐसे ही है प्रोटेक्शन तो ना, प्राइवेट जाहिर है ऐसे ही होगा ना। तो ये हमारा अलमिया है कि जो जो आपको कमा के देते हैं, जिनसे आपके, अगर आप यकीन माने, अगर इस वक्त ये हमारे पास रेमिटेंस नहीं आ रही होती, हम इबरत बन चुके होते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी है उनकी, हाँ। कि हर दफा बेचारे को चूना लगता है, हर दफा और बेचारे फिर भी को वो जो है ना, क्योंकि फिर भी एक भेजते मुल्क हैं। का दर्द रखता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क का दर्द रखता है। आप अपनी नेशनल एयरलाइन देखें, अगर उसकी हुबुल वतनी ना हो, हाँ तो जो हमारी नेशनल एयरलाइन का हाल हुआ हुआ है, ऐसे ही है, वो बिल्कुल बेचारा ऐसे ही। सिर्फ इसलिए मिडिल ईस्ट से बैठ के आपके पास आता है कि वो एक हुबुल वतनी के तहत आता है, जबकि दूसरे ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना। तो हम अगर उस हुबुल देखें, आप अगर कदर नहीं करेंगे तो फिर क्यों अल्लाह ताला को नाराज ही करेंगे? हाँ, ऐसे ही। और डॉक्टर साहब सिस्टम्स को बेहतर करना होगा, ठीक है, लोगों को 100% बेहतर करने से बेहतर है सिस्टम को बेहतर करें। ऐसा ही है। डंडा चलाएं सर, ठीक है, सिस्टम लाएं, डंडा चलाएं, सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। इससे पहले, डंडे से पहले पॉलिसी नहीं ना। हमारे हाँ, मुल्क का जो सिस्टम वही सबसे ना। बड़ा हाँ। अलमिया है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास किसी भी चीज़ की पॉलिसी नहीं है। तो बाहर से कोई शख्स आपको कब क्यों संजीदा लेगा कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी खुद नहीं ही है? संजीदा नहीं है। ऐसे ही है ना, आपके पास ना आईटी पॉलिसी, ना आपके पास एनर्जी पॉलिसी है, ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी है, आपके कोई पॉलिसी नहीं है। सर आज की मैं वीडियो सुन रहा था, अल्लाह करे ये झूठ ही हो वीडियो में मैं ये कंटेंट सुन रहा था कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे इस बारे में सोचा जा रहा है, और बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि ये जितना सोशल मीडिया है इसको दुकान बैन कर दिया जाए। पहले पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी वीपीएन की, उसको बंद किया जाए। ठीक है, देखें जहाँ पे 10% 20% लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई आपकी जितना आईटी सेक्टर वो चल ही इस पे रहा है। सर मैं वैसे आपको खुशखबरी दे दूं, जी जी, 3 दिन भी बंद नहीं कर सकते। 3 हकीकत दिन में तो सही कह रहे हैं, यही है। नहीं, इनके पास ताकत नहीं है बंद करने की। बंद करने की ताकत नहीं है। सोशल मीडिया उनके हाथ में जिनका ये जिनकी आशीर्वाद से आए हैं और जिनका ये खाते हैं। लेकिन तीन पहले दिन से जिसका यूट्यूब बंद किया ना, पहले इन्होंने काफ़ी अर्सा इन्होंने बंद करके रखा है। देखिए उससे होगा क्या। देखिए एक होता है जब आपको इस तरह का, आपको भी पता है कि वो कितना हसास मामला था, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा था कि ये बंद हो जाता। बिल्कुल ऐसे वरना तो यहाँ चल नहीं सकते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल इससे पहले कि उनकी एम्बेसी जला दें, इससे पहले कि लोगों का निकलना बंद हो जाए, इससे पहले कि उनकी जितने मफादात हैं उसको आग लगा दें, ये मिल के बंद होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई बहुत, आप इतने आज़ाद हैं कब कि आप उनका बंद कर दें। उनको अपना खतरा लगा, उन्होंने कहा यार बंद कर दो, और इल्ज़ाम भी अपने पे ले लो। ऐसे ही है। तो देखिए बात वही है ना, बंद नहीं कर सकते हमने चीज़ों को बेहतर करना है, ना कि ये कोई हल तो नहीं है ना, कभी सिग्नल बंद कर दिए, कभी इंटरनेट बंद कर दिया। सर इससे आप तो जितना हमने इसको भुगता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि आपको आइडिया ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्टार्टअप्स के लिए काम करती है, मैं उसके जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हम बड़े स्टार्टअप्स को और आईटी को बहुत प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा मतलब सक्सेस मॉडल है फिलीपींस का। और ये किसी भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो है इन्होंने 4 दिन इंटरनेट बंद किया। अब मुझे बताइए कि जो कॉल सेंटर है वो 4 दिन अगर बंद हो जाएगा और उसको सर्विस नहीं मिलेगी तो वो कहेगा जी मेरे इस बात से क्या ताल्लुक़ है। और आपको पता है कि कारोबार कहीं और होता है, बीपीओ सर्विस कहीं और होती है, कॉल सेंटर आपने बंद कर दिया। अब उनको छोड़ें, ये बेचारे, इनके साथ क्या हुआ, ये जो आपकी फूड पांडा हो गया या इस तरह बाइकिया हो गए, इस तरह के हो गए, अभी सब इंटरनेशनल फ्रेंचाइज। भाई ये कौन सा मुल्क है 4 दिन से आपने बंद कर दिया। एक कस्टमर का इस बात से क्या ताल्लुक है। वो तो हो सकता है ब्राज़ील का कस्टमर हो, वहाँ गया, वो फ़ोन जा रहा है, यहाँ उठा ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो इंटरनेट ही बंद हो गया। तो आप दुनिया के अंदर क्या मैसेज जो है वो इस तरह देंगे। तो आप कह रहे हैं यार यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सिक्योरिटी। और देखिए इस वक्त ये डूबते हुए जहाज़ में सिर्फ एक ही वाहिद वो चीज़ है जिसने इसको थोड़ी सी एक उम्मीद दी हुई है, वो आईटी सेक्टर है, सिवाय आईटी के। ये तो मैं हल्का अहबाब के अंदर बहुत सारी प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आप भूल जाइए कि आपका रेस्क्यू आईटी के अलावा हो सकता है। क्विक रिलीफ ही है सर। देखिए आपकी इंडस्ट्री, आपके पास ज़मीनें हैं नहीं, हाँ ठीक है, और ज़मीनों के ऊपर आप ऐसी प्लाजे बनाने में इंटरेस्टेड हैं, सोसाइटियाँ बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और आप ये खाली गंदम और जो है वो धागा बना के ये $150 अरब ना उतार सकते हैं, ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास सीड है, ना आपके पास खाद है। ये सिर्फ वाहिद वैल्यू एडिशन की चीज़ है और जो यूथ के लिए बड़ी आइडियल है, और वो है आईटी सर्विसेज। वो एक बोलते हैं क्विक रिच स्कीम जो होती है, ये वो स्कीम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको रातों रात हम जितना मल्टीप्लाई, मैंने आपको एग्जांपल दे तो दी। 2016 और 2023 4 बिलियन to 34 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। और हमारे पास देखें, अगर हम यूथ की बात करें, हमारे पास उनसे ज़्यादा है, हमारे पास उससे ज़्यादा है, और टैलेंटेड है, और लेकिन आईटी पॉलिसी नहीं हमारे। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो कोई क्यों आएगा?
क्यों आएगा? वो एक टैक्स की बात होना शुरू हुई थी जी, चले इनको एग्जाम्प्ट कर दें, उस पर भी वो दोबारा से सारी गेमें कर दी हैं। वही कॉस्मेटिक बात है बिल्कुल सर। लॉन्ग टर्म देखिए, एक बड़ी कंपनी आती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस डोमेन के ऊपर जो है ना, बाहर तो वेस्ट में अगर देखा जाए तो बड़ा सीरियस लिया जाता है इसको। हमारे यहाँ ख़ासतौर पे एशिया रीजन के अंदर मेंटल हेल्थ को तो माना ही नहीं जाता ना। हम कहते हैं कि आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दिमागी तौर पे आप बीमार नहीं हो सकते। हाँ, इसको तो मानने को इनकार हर बंदा इनकार करता है, इवन पढ़े लिखे लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके ऊपर चैलेंज आपको क्या आ रहा है? जब ज़ाहिर आपने बैक होम भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे भी किया, तो डिफरेंस क्या लगता है आपको? देखिए, जब मैं शुरू में आया तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसा आप फरमा रहे हैं कि इट्स अ ह्यूज टैबू कि आप इसकी बात जो है ना करें। अच्छा, जनरली अगर हम अपनी कौम को देखते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, तो सेहत हमारी तरजीह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारी जिस्मानी सेहत भी हमारी तरजीह ऐसे ही है। नहीं है। हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब कहानी मुकने वाली होती है और हम इलाज कराने जाते हैं, जबकि सेहत के ऊपर आप काम ही नहीं कर सकते जब तक आप सेहतमंद नहीं है। बीमार होने के बाद आप सेहत पे काम नहीं करते, इलाज पे काम करते हैं। तो सेहत तो हमारे यहाँ प्रायोरिटी वैसे ही नहीं सर, है। उस पे भी शुक्रगुजारी नहीं है ना। हमारे यहाँ अगर कोई टेस्ट कराने चला गया और टेस्ट अगर उसके सही निकल आए, मतलब कोई अल्लाह का शुक्र कोई बीमारी नहीं है, तो आगे से साफ कहता है, देखा मैंने कहा था ना, पैसे ज़ाया हुए ना। मतलब वो शुक्र अदा नहीं कर रहा। आप ये सोचिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने प्री चेक करा लिया, मैं बच गया, अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। आपकी बात ये बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है ना। अहमियत नहीं। देखिए, वो उसको उस सेहत के सही रिजल्ट आने को पैसे का ज़ाया समझ रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो आप यही सोच ये बता रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है उसकी प्रायोरिटी जो है वो नहीं है। तो शुरू के अंदर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये ऐसे ही था, लेकिन फिर हमने बहुत एडवोकेसी की है। ऑब्वियसली 2000 प्रोग्राम अब कर चुके हैं, मसीह सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कंटिन्यूसली टीम एक तैयार की है। और फिर दुनिया जिस तेज़ी से परेशान हो रही है, कोविड ने और मज़ीद किया, और ये जो माशी नाहमवारी है पूरी दुनिया का मसला है। तो अभी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि नहीं यार, अगर मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही, मेरे पास होते हुए भी मुझे दिल नहीं लग रहा किसी काम में, बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा याद नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यार कोई इशू हो सकता है ना। हम जज्बाती वजूद रखते हैं तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब बहरहाल जब ये आगाही आनी शुरू हुई, तो दूसरी तरफ एक और अलमिया ये है कि हमारे पास लोग ही नहीं है। मेंटल हेल्थ के हमारे पास लोग ही नहीं जो काम कर सकें। आप देखें 24 करोड़ की आबादी में हमारे पास 400-450 टोटल जो है वो साइकेट्रिस्ट हैं। इसका मतलब है 4-4.5 लाख पे एक। सर, उसमें भी बड़े उन्होंने स्पेसिफिक डोमेन पकड़े हैं। दे आर आल्सो नॉट टचिंग द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। ये भी इशू है। और दूसरी तरफ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी लेस देन 2000। अब 1.5 लाख के ऊपर एक। अच्छा, फिर ऑब्वियसली 99% उसमें कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब ये है कि ज़ाहिर है उनकी रोजी रोटी वो है ना। अल्लाह ने मुझे रोजी रोटी से आज़ाद किया तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं आज़ाद किया होता तो मैं भी ज़ाहिर यही कर रहा होता, चार्ज कर रहा होता। अल्लाह ने मुझे ऐसा रखा कि मैंने 28 साल की ज़िंदगी के अंदर अपने इस पैशन के अंदर कभी चार्ज नहीं किया। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैंने ज़िंदगी में कभी चार्ज नहीं किया, कभी जो है वो चार्ज नहीं किया। और तो अल्लाह ने मतलब इस तरह के मकाम के ऊपर रखा। तो बाकी लोग जो है वो ज़ाहिर है उनके लिए कमर्शियल नीड है। तो कमर्शियल का मतलब फिर अफोर्डेबिलिटी भी है, फिर कितने मुखलिस हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह भी, मतलब मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे कि जो अपने जो शोबा है उससे एक मुखलिस नहीं है। तो फिर लोगों के लिए वो भी एक जो है वो मुश्किल हो गई है। सर, हमारे यहाँ तो देखिए ना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ तो उस चीज़ के ऊपर काउंसल ही नहीं किया जाता ना। बहुत सारे लोग तो हंगामी सूरत हाल की वजह से रेस्क्यू की वजह से वो आते हैं उसमें। लेकिन सर, आपने बात की कि आप चार्ज नहीं करते, ये मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बल्कि इस चीज़ पे क्लैरिटी दीजिएगा कि जब आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, एक पैशन को लेके, एक कॉज के तहत कर रहे हैं, तो क्या लोग इसको थोड़ा सा ज़रा दूसरी साइड पे नहीं ले जाते? क्योंकि आप सीरियसनेस नहीं आती ना। हमारे ये भी तो प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ फ्री में दे दी जाए तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वेटेज नहीं है। उसी चीज़ का जब आप अच्छा खासा एक भारी तगड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं तो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी है, फिर आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है, फिर आपका सोशल प्रूफ भी आपको मिल जाता है। तो इसमें कोई चैलेंज आया आपको इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपकी बात ही सही है कि एक तरह की नफ्सियात ये है कि अगर हम बिल्कुल मुफ्त दे देंगे तो ये इसकी कोई कदर नहीं होगी। ये एक नफ्सियात एक हद तक है ये। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हमने इस तरह स्ट्रक्चर किया कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सिर्फ डोनेशन लेती है। ठीक है, ये फीस नहीं लेती, ये सिर्फ डोनेशन लेती है। सही है। तो आपका इलाज हुआ, आप आए और आपने ये कहा कि जी मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, तो हमने ये कहा कि जी इस चीज़ों के ये पैसे हैं, आप ऐसा करें डोनेशन दे दें। डोनेशन ही की रसीद मिलेगी, टैक्स एग्जम्प्टेड है, क्लेम कर लीजिएगा अपने जाके। यहाँ पर भी कर लें, यूएस में भी कर लें जाके।
ये एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि उसने कहा कि जी मैं कुछ तो देना चाहता हूँ लेकिन इतने नहीं देना चाहता, तो फिर हमारे पास पूरा वो BISP प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डेटा डाल के कहते हैं अच्छा आप इतने नहीं दे सकते तो आप ऐसा करें, इतने जो है वो दे दें, लेकिन जाएगा ये डोनेशन के अंदर। अच्छा, मैं अगर सही समझा, जी तीसरा ऑप्शन ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, तो फिर हम लोग शरिया कंप्लाइंट हैं और हमारे जो शरिया हेड हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनके फैमिली के लोग उसको रन करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जी एक बंदा ये कहता है कि जी मैं नॉन मुस्लिम हूँ और कुछ अहले तशरीह हजरात जो हैं वो इस सिस्टम से नहीं जो है वो लेते, तो फिर हमारे पास वक्फ अकाउंट है। ठीक है, इसका मतलब है वक्फ। हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो भी शख्स आया है वो वापस नहीं जाएगा, और हमारा क्राइटेरिया सिर्फ यह है कि उसका इंसान है वो। रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो हम काम कर रहे हैं, ये रब हमारी मोहताज नहीं था, उसने हमें भेज दिया और हमारा काम ये कि हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर ये होता है कि हम उसको वापस नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। मैं पर्सनली जो जैसे मेरे ज़ाहिर, जैसे मैंने कहा कि हर वक्त ट्रैवल करता हूँ, हर वक्त प्रोग्राम्स करता हूँ, तो मैं जो है वो बड़ा मेक श्योर ये करता हूँ कि जी आप माली कोई फ़ायदे के लिए मैं नहीं आऊँगा, बल्कि आई डोंट नो शायद मेरी पानी की बोतल भी यहाँ पे रखी हुई है कि मैं अपने साथ अपनी पानी की बोतल भी लेके आता हूँ। ठीक है, और आप मुझे चाय पिलाएंगे तो ज़्यादा मैं पी लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा चाय मंगवा लें। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मुझे बस वो एक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकाम पे रखा है कि उसने अपने और मेरे बीच में किसी को नहीं रखा। क्या बात है, तो मुझे ये फिक्र होती है कि फिर कहेगा हाथ क्यों फैलाया था। बिल्कुल सही है, बंदे से क्यों मांगा था। और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर अल्लाह ताला ने आपका हाथ यूं किया हुआ है। सही है, ठीक है, इसमें नहीं रखा आपको। सही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए जो है वो जो मुझे कहते हैं कि जनाब आप वो बता दें चार्ज बता दें, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनके यहाँ कोई इशू हो गया, मैंने कहा सर आप प्लीज़ हमें हेल्प आउट करें, हम आपको जो है वो दे सकते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे ना दें, आप मरीज़ों को दे दें। वेरी नाइस, मुझे तो नहीं चाहिए, आप ऐसा करें मरीजों को जो है वो तो आप ये कह रहे हैं कि एक फ़ी स्ट्रक्चर बना ज़रूर हुआ है, बट वो आप लोगों को नहीं जाता, वो फ़ी की मद में नहीं है, वो डोनेशन की मद में आ सकता है, वो चैरिटी की, वो ज़कात की, जिस भी उसमें देना चाहिए आगे फिर आपने फर्दर उसको। देखिए फ़ी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो है ना ये लॉ है, हमारा नहीं, ये लॉ है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई है तो फिर आपका मतलब सिर्फ ये कि आप वहाँ से कुछ ले के नहीं जा सकते। आपको जो मिलेगा आपको उसको डालना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना है ना, ये उसकी नेचर है। दूसरी बात ये कि आपको हेल्थ कमीशन के अंदर रजिस्टर होना ही होना है, उसके बगैर आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो आपको जो रेगुलेटर है वो कहेगा कि जी चारा यहाँ लगाओ, लिख के लगाओ उसके ऊपर। इसी तरह हम अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन हमारा रेगुलेटर है, तो हमें अपनी सारी चीज़ें पोस्ट करनी है, लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा ये है कि हमने सब चीज़ें वेबसाइट पे लगा रखी। वेरी नाइस। कि हमारी ऑडिटेड स्टेटमेंट हम जो है वो रसल फोर्ड से हम ऑडिट कराते हैं, नंबर 4 कंपनीज हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड की, तो उनकी भी ऑडिट जो है वो हमारी वेबसाइट पे होगी। ठीक है, यानी जो भी कुछ हो रहा है, वो शरिया कंप्लायंस हो, वो PCP हो, वो FBR एग्जाम्शन हो, वो टैक्स हो, हमारी इनकम स्टेटमेंट्स हो, एवरी डिटेल हैज़ टू बी ऑन माई वेबसाइट, इट्स पब्लिक। बिल्कुल सही, ये पब्लिक के अंदर जो है वो होगी। तो हम ये कह रहे हैं, और हम सिर्फ डोनेशन की रसीद देते हैं। ठीक है, कि जो भी आप देंगे वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन होगा, और ऑब्वियसली फिर उनका भी ऑडिट होगा। बिल्कुल ऐसी। और जो आपकी ज़ाती कैपेसिटी में आप जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़ाती कैपेसिटी में जो आपका बिजनेस चल रहे हैं, ये वहाँ अल्लाह का एहसान ये है कि मैं बहुत आसूदा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, रिस्क की फ़िक्र से आज़ाद रखा हुआ है माशाल्लाह। तो इसके अंदर भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हम खुद करते हैं, हम खुद जो है वो करते हैं, खुद करते हैं। हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड न्यूरो मॉड्यूलेशन मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, डिप्रेशन एंग्जाइटी, ये FDA USA अप्रूव्ड है, और इसकी चार्जेस हैं $15,000। ठीक है, और हमारे यहाँ इसके 2 थिएटर्स हैं, और हम वाहिद हैं दुनिया में जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं। क्या बात है। और इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने इसमें आप जो है इनटेक कितनी लेते हैं? ये जो भी ये हमारी 25 थेरेपीज़ का एक पार्ट है। ठीक है, कि जिसको हमें उस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, क्योंकि इसके लिए क्वालिफाई होता है ना, हर पेशेंट क्वालिफाई होता है, कैसे लिए क्वालिफाई होता है या नहीं होता है, तो उसके अंदर हम जो है जो क्वालिफाई होता है उसके ऊपर हम जो है वो काम करते हैं। अभी हम लेटेस्ट काम कर रहे हैं वो है कि ऑटिज़म के बच्चों को हम मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के साथ जो है वो शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर जो 1 मंथ का जो सिर्फ इसकी थेरेपी है वो $10,000 चार्ज करते हैं।
अच्छा, और आप लोग फ्री कर रहे हैं? हम फ्री जो है बहुत बड़ा free काम जो है वो सर, काम बहुत कर बड़ा काम है। जाएंगे। और ठीक है। इसकी कोई आपने बाउंड्रीज भी रखी हैं कि आपने सिर्फ जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में करना है, फर्स्ट वर्ल्ड में करना है, ये पूरी दुनिया के अंदर ही आप लोग कभी नहीं, लेके हमारे चल रहे लिए हैं तो मिशन? देखें, हम तो ये समझते हैं कि रब ताला जब बंदा तकलीफ़ में होता है तो अल्लाह को पुकारता है, बेशक ऐसे ऐसे ही ना। लेकिन अल्लाह के ने इस दुनिया का जो निज़ाम बनाया है उसमें इंसान के मसले का हल इंसान से के पास रखा है। तो हमारे इस क्या होता है कि रब को पुकारा उसने और उस रब ने उस बंदे को हमारे सामने भेज दिया। तो उस वक्त हम अपनी अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं क्योंकि ये सीट तो रब की है, बेशक काम भी रब का है, बेशक। और रब ने कहा कि तुम्हें 100% देना है और बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होगी तुम्हारी, सही। और शिफा मैं दूंगा। बिल्कुल यानी ऐसे ही, ये भी बिल्कुल क्लेम नहीं ऐसे कर ही। सकता हाँ, कि शिफा बिल्कुल, मैं दूंगा। रिजल्ट तो उसके हाथ में है। रिजल्ट भी उसके हाथ में, शिफा भी उसके हाथ में, मुझे सिर्फ अपने 100% देना है। बिल्कुल ऐसे। तो जब हम अपना 100% देते हैं तो रब ताला ज़ाहिर है एक मेहरबान रब है, बेशक। वो एक शिफा देता है। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोग कहते हैं जी शिफा है। 4 महीने मेरा वेटिंग टाइम है, तो वो एक सेशन 90% में एक ही सेशन करता हूँ। हालांकि साइकोलॉजी के अंदर 9-10 सेशन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही है, इससे बिल्कुल आगे ऐसे भी ही दे है। रहे हैं। तो उसका सिर्फ रीज़न ही ये कि वो मुझे 100% देना है, सही और सही। वो जो 100% देना है, और वो सीट अल्लाह की है। बेशक तो ऐसे ही, ऐसे ही ही वो है। सीट अल्लाह की है। कुछ बिलीव्स हैं, मैं कहता हूँ कि जो किताब कहे कि ये लाइलाज है, उस किताब को जला दो। ठीक है। क्योंकि मैं उस किताब को मानता हूँ जो कहती है कि हर मर्ज़ की शिफा मौजूद है, तुम्हें तलाश करना है। दूसरा, शिफा तुम्हारे हाथ में नहीं है, शिफा जिस मेरे हाथ में है, और उस कादिर मुतलक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बेशक ऐसी है, वो तो जिस चीज़ पे चाहे। तो फिर जिसने शिफा देनी है उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बड़ी प्यारी मैं बात ना, है, मैं क्यों बिल्कुल कहूँ? बड़ी प्यारी तो बात है। हमने ये देखा है कि जब हम इस बिलीफ को ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं अपने पेशेंट के और उनके लवाकिन को, तो रिज़ल्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब उनको बिलीव आ गया कि यार ये जिससे मांग रहे हैं आप लिमिटेड क्यों रख रहे हैं उसको? बिल्कुल। भाई एक डॉक्टर ने कह दिया जो कल को फिर रीराइट करेगा। हाँ, ऐसे ही है ना। ऐसे आज ही है। आज बहुत सारी बीमारी है जिसके ऊपर आज बड़े आराम आज से इलाज हो रहा है, कल नहीं था। बिल्कुल। भाई आप ये बताइए कि ये लेज़र क्या अभी आया है? लेज़र तो हमेशा से था, ऐसे ही है। आपने आप कैद कर लिया ना। हाँ, ऐसे ही है। लेज़र आपके अब काबू में आ गया, लेज़र तो पहले से था, इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही थी। बिल्कुल। ये आप जो आपके जो नेट यूज़ कर रहे हैं, ये वेव्स तो पहले से थी। पहले से थी। ये रेडियो वेव्स या जो वेव्स को आप अभी ट्रांसमिट करेंगे आ जाएंगे, ये तो पहले से थी। ऐसे ही है। आज आपके काबू में आ गई है काबू ना, में आ गई है, काबू में आ बिल्कुल, गई। बिल्कुल तो ऐसे इसी ही। तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपके नहीं है, आप उसको ढूंढने का आपके काबू में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी जो 90% आपका जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से मैनेज हो Absolutely, रहा है सारा ना। कमांड एंड कंट्रोल हाँ, यही है। जब आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे शिफा मिलेगी, ठीक है, वो मिलनी तो रब की तरफ से ही है, लेकिन सारे नीचे वसीले रब नहीं बनाए हुए हैं ना। ऐसा ही है। तो फिर वो बंदा खुद ब खुद ही। आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये जेनेटिक्स के रिवर्सल में काम करता है। आपकी जीन्स रिप्रोग्राम होनी शुरू हो जाती जी है। बिल्कुल ऐसे बहुत ही, सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि यार ये जीन्स है या जेनेटिक है, बीमारी है, तो जो मैं तो अभी हालांकि मगरिब में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है कि वी आर नॉट स्लेव ऑफ अवर जीन्स। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। है ना, हम उस जीन को कंटेन करके उसकी इन्वायरमेंट से और सेल की इन्वायरमेंट से उसको बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर साहब 4-5 दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो मेरे फैमिली में भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हाथ होला रखा कर डॉक्टर्स के ऊपर ना। मुझे जो यहाँ के डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, इंतहाई काबिल लोग हैं यहाँ पे, बल्कि बाहर से ज़्यादा काबिल हैं सर यहाँ पे। क्योंकि देखिए वॉल्यूम की गेम है ना, एक डॉक्टर के अगेंस्ट लाख पेशेंट है, वहाँ एक के अगेंस्ट आपके 10 भी नहीं है, तो आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे जहाँ प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान के अंदर, वो है एटीट्यूड के साथ। ऐसे ही कोई आप छोटी बीमारी ले लें, बड़ी ले लें, जैसे ही आप डॉक्टर के रूम में जाएंगे ना, सबसे पहले उसने आपके माइंड के अंदर एक फियर क्रिएट करना है। देखिए आधे से जैसा ज़्यादा आप कह रहे हैं, और ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। नॉर्मल बीमारियों की बात करो, ऐसा ठीक है, ही है, उसमें ऐसा ही प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बंदा पहले ही आपके पास बीमार है, वो आपके पास आया है, आपने उसको और फट्टे पे डाल दिया। ऐसा ही है। ठीक है। अगर अब मेरे साथ दुबई के अंदर, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई दुबई की मेडिकल को दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस में से नहीं है, बट वहाँ पे जो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं डॉक्टर साहब, एसोफेगिस का एक छोटा सा ऑपरेट था मेरी वाइफ का। डॉक्टर ने हमें पूछा आपको पता है इसके बारे में? तो मेरी वाइफ का थोड़ा सा मेडिकल का नॉलेज अच्छा है, मुझे तो पैनाडोल से आगे पता कुछ नहीं है। तो उसने कहा जी आपको पता है? तो वाइफ ने कहा मुझे बेसिक नॉलेज है क्योंकि मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो मैं उसके साथ डिस्कस किया है। उसने कहा ठीक है। उसने टाइम दे दिया हमें कि आप कल आ जाएँ। हम गए, उसने अपने रूम में बैठाया, तकरीबन कुछ 17 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के लाए डॉक्टर साहब। वो इंडियन डॉक्टर थे, आज भी मुझे उनका नाम भी याद है अभी भी, बल्कि मैंने उनको 8 साल के बाद रब्ता किए 4 हफ्ते पहले, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। सर उन्होंने वो हमें पूरा लिटरेचर पकड़ाया है, उसके बारे में गाइड किया है। उन्होंने कहा इससे आगे कुछ नहीं है, अब आप घर जाएं, इसको पढ़िए, रिलैक्स कीजिए,
इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर आपने मेरे पास 2 दिन बाद का उन्होंने टाइम दिया और उनका 2 दिन बाद आपने आना है, फिर हम डिस्कस करेंगे हमने क्या करना है। अब यकीन कीजिए कि मैं ज़ाती तौर पे इतना सेटिस्फाइड हुआ, वाइफ मेरी इतनी सेटिस्फाइड हुई कि शायद हम पाकिस्तान में, अच्छा उसने कहा भी, उसने कहा अगर आप पाकिस्तान से जाके करवाते हो तो ये सारा होगा, यहाँ से कराते हो तो ये लेटेस्ट चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे 3 सुराख होंगे, वहाँ पे जाएंगे तो पूरा पेट काटेंगे, सब कुछ करेंगे। उसने पूरी चीज़ समझा दी। तो हमने खुद भी उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, घर आके अपनी जो है ना सिस्टर से बात की कि इस तरह से उसने कही है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप करवा लें अगर वहाँ से हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि उसने पूरी सारी जो है ना पहले जो है ना सेटिस्फेक्शन की स्टोरी हमारे सामने क्रिएट की, फिर हमें किया। ऑपरेट के नेक्स्ट डे, मतलब जब ऑपरेट हुआ, होश में आ गई वाइफ, तो डॉक्टर साहब आए इतने खलूस के साथ। अब हम वहाँ पूरी फैमिली बैठे हैं, वो आए हैं, उन्होंने चेयर खींची है आके, जी बेटा कैसी हैं आप? बेटा आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपका ऑपरेट बहुत सक्सेसफुल, मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन उन्होंने दी कि वहाँ पे आधे से ज़्यादा आपका वैसे ही ब्लड बन जाता है। देखिए ये जो जितने प्रोफेशंस हैं मेडिकल के और इवन साइकोलॉजी के भी, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की भी, ये एथिकल कोड की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने उस पेशेंट को हर तरीके से आगाही देनी है, प्रोसीजर की आगाही देनी है, बात की चीज़ें आगाही देनी है, और वो बाकायदा साइन करता है। आपने हो सकता है फाइन प्रिंट्स के ऊपर आपने पढ़ा नहीं होगा, उस पर ये साइन कराता है कि जनाब क्या आपके डॉक्टर ने आपको ये तमाम आगाही दे दी है। जी बिल्कुल। उसके अंदर अपने बारे में बताने से लेके और आपके उसके बाद फिर पूछते कोई सवालात अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये जो पेशेंट है ये उसका हक है। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है इस फ़राइज़ की कोताही है कि जहाँ पे इसको इस तरह रेगुलेट नहीं कर रहे और धड़ाधड़ पेन चल रहा है। और फियर तो आपको पता है ना, दुनिया में आप तो खुद मीडिया के बंदे हैं, 2 चीज़ें बिकती हैं, खौफ और जिन्स। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो न्यूज़ जो सनसनी फैलाई जाती है, बनाई जाती है, क्योंकि खौफ की हालत के अंदर इंसान प्रोग्रामेबल होता है और आपको उसको जो दिल चाहे आप उसको बेच दें, बिल्कुल और उसको डराएंगे तो वो मज़ीद जो है वो हो जाएगा। लेकिन मतलब जुल्म है, मैं तो इसको ये बात कहूँगा कि ये तो जो है वो जुल्म है। और बहुत सारे, अगर आपको पता होगा कि बहुत बड़ी मेडिकल डॉक्टर्स की तादाद है जो खुदकुशियाँ करती है। हाँ जी, तो उसका रीज़न यही गिल्ट तो है। हाँ देखिए, 4 अच्छे जुमले बोल देने से ना आपका मरीज आता वैसे ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही फीस आपने तब भी ले लेनी है, ऐसे ही कोई मसला नहीं है, ऐसे ही फी तो आपको मिल गई, बिल्कुल ऐसे 2 मिनट दे दें उसको, क्योंकि ऐसे वो ही इस वक्त एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि उसको आपके इलाज से ज़्यादा ना आपकी तसल्ली चाहिए। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर की तसल्ली मरीज को मार भी सकती है, डॉक्टर की तसल्ली मरीज को नई अच्छा जिंदगी ये भी दे देखिए सकती है। होता क्या है कि इवन हमारी जेनेटिक्स इस तरह काम करती है कि जब आपको ट्रस्ट हो जाता है ना तो वो आपका बिलीफ बन जाता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, ऑल हीलिंग इज़ बिलीफ। हाँ, अगर वो डॉक्टर को ऊपर आपका ट्रस्ट हो गया और आपको ये है कि जी ये सही हो जाएंगे, तो आप यकीन माने कि आप बहुत सारे नामुमकिन बीमारियों से बड़ी जल्दी लड़ पाते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर के ऊपर बिलीफ हो गया। हाँ ऐसे ही है, डॉक्टर के ऊपर बिलीफ हो गया। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स देर से मिलती हैं, तो उनका रीज़न ये कि उसका जो पेशेंट का बिलीफ है ना कि यार मैं इसके साथ मुझे इनको 5 मिनट पहले ज़रूर दिखाना है। हाँ ऐसे ही है, तो ऐसे ही इससे मैं जो है अब मैं सही हुआ हूँ हम्म, उस पर। अब एक नफ्सियात की मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक क्लिनिक जाते हैं और एक डॉक्टर कहता है कि मैं ये दवाई आपको दे रहा हूँ, आप 3 दिन खा के देख लो, अगर ये सही नहीं हुई तो फिर मैं दूसरी लिख दूंगा। उस दवाई से आप सही नहीं होंगे, नहीं होते, क्योंकि उससे पहले क्या बिलीव डाला है कि चांसेस ये हैं कि इससे आप सही नहीं भी हो सकते। जी ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही है ना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप कहते हैं उस डॉक्टर के पास वो गए हुए थे, हमने उनको दिखाया तो वो पता नहीं वाले सही नहीं हुए, वो वापस आए। अब उनको ये पता था कि सिर्फ मुझे इस डॉक्टर ने लिखनी है, वही दवाई लिखी दोबारा। मुझे कहा 3 दिन और खा लो सही हो जाएगा। उसे कहा देखा अब सही हुआ भाई, वो 3 दिन पहले सही हो चुका था, अब उसकी बेहतर होने का टाइम आया। ये बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट ऑन योर थेरेपिस्ट, ये टीचर के साथ है। मैं आपको बताया तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट था वो टीचर आपको पसंद था। हाँ सही है, ये बड़ी वैलिड बात है, बिल्कुल। और जो आपको टीचर पसंद नहीं था उस सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल करते तो आपको उस टीचर को लाइक करना ज़रूरी है। और आपके इसी हवाले से अगर आपके बच्चे माँ बाप को एज अ शख्सियत पसंद नहीं करते तो फिर माँ बाप की बात भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट में बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। अभी डेफिनेटली मैं और भी आपसे सवालात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपकी मसरूफियत है और आपने आगे और भी एक कमिटमेंट से, बल्कि आप लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इंतहाई माजरत उसके लिए। क्योंकि मेरा शौक़ ये है कि जब मेरे सामने कोई ऐसा
बड़ा बंदा बैठता है जिसने बड़ा इन अ सेंस कि जिसने वाकई ही अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वक्फ किया हो, कुछ सर्व किया हो, तो मुझे मज़ा आता है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तो तआला आपको मेरे जज़ाए लिए खैर सर दे। ये लर्निंग होती है। नहीं, ठीक मुझे है भी बहुत बहुत मज़ा आया, इसलिए कि आपने बड़ी हकीकत पसंदाना सर, बातें सर की, लगी लिपटी और हवाई बातें नहीं की। लिपस्टिक नहीं तो लगाई मैंने। हाँ, नहीं तो इसलिए नहीं, आपने वैसे जो जो मसाइल थे वो उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ सर सर आपके आंखों में भी और आपके चेहरे पे भी। तो वो अल्लाह तबारक व तआला उस दर्द को कायम रखे और आमीन। आपको आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। डॉक्टर साहब के साथ एक इंतहाई मज़ेदार डिस्कशन हुई, कोशिश की कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया जाए जो हमारे माशरे के अंदर टैबू समझा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इनके इस मिशन के अंदर कामयाब करे। आप लोगों से दरख्वास्त है जी, आप लोग भी इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम पॉडकास्ट टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।